सो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे, इसकी जो पीडीएफ है वो ओपन नहीं हो रही है। मैं आपको शेयर कर दूंगा क्लास के बाद में, या मैं कुछ और आपको नोट्स भेज दूंगा। एक बार मैं आपको पूरी क्रोनोलॉजी समझा देता हूँ। सो बेसिकली लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, पॉइंट था आपका, तो लास्ट क्लास में जो हमने पॉइंट डिस्कस किया था 1909 में, और यहाँ पे था आपका मॉन्टे मेर्लो मॉडले रिफॉर्म, या इसको हम बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट भी बोलते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इससे पहले एक और इंडियन काउंसिल एक्ट आया था 1893, तो ये दूसरा काउंसिल एक्ट था। तो इसका भी एक अच्छा प्रोविजन था। यहाँ पे पहली बार इन्होंने पावर दी थी जो 1893 में आया था। 1893 का बैकग्राउंड सुनना कि 1885 में कांग्रेस आ चुकी थी, और कांग्रेस ने भी बहुत सारी इन लोगों के सामने डिमांड रखी थी। उससे पहले दादा भाई नेहरू जी एक थ्योरी लेके आ चुके थे, और वो थ्योरी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो डेफिनेटली ब्रिटिशर्स को भी कुछ करना था, क्योंकि अभी बजट प्रेजेंट हुआ है, जस्ट ऐसे ही मेरे दिमाग में इसका एक पॉइंट आ गया। तो पहली बार यहाँ पे अच्छा, आज तो पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट है आज तो। उस समय में ब्रिटिशर्स ने जो इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर रखा था, हमारे पार्लियामेंट का जो काउंटर था वो था लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। तो इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में डेफिनेटली इंडियन मेंबर्स भी थे, यस, ब्रिटिशर्स के टाइम में भी थे, कम थे बट थे। तो उन्होंने इस काउंसिल को पावर दे दी टू डिस्कस बजट। ये बजट आप डिस्कस कर सकते हो, बट मेन प्रोविजन पे वोट नहीं डाल सकते। तो ये जो बजट डिस्कस करने की पावर थी 1893 एक्ट में इन्हें मिली थी। ओके, फिर आपका 1903 का एक्ट आया, इंडियन काउंसिल एक्ट, और डेफिनेटली यहाँ पे इन्होंने एक तो मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्शन दे दिया, और दूसरा इन्होंने दिया कि आप पहले बजट को डिस्कस कर सकते थे, इवन यू कैन आस्क क्वेश्चन अबाउट बजट, बट नॉर्मल क्या होता है अभी आज की डेट में, देखिए क्या होता है, पर चलो पहले इसको समझना। आज की डेट में क्या होता है कि मेंबर्स पार्लियामेंट के जो सेशन होते हैं उसमें मेंबर्स क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चंस की दो कैटेगरी होती है, स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं एंड अनस्टार्ड क्वेश्चन होते हैं। ये जो आपके स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं, इन स्टार्ड क्वेश्चन में आपको आंसर चाहिए होता है ओरल, यानी कि जिस मेंबर ने क्वेश्चन पूछा है वो चाहता है कि मिनिस्टर ओरली आंसर दे। अनस्टार्ड में आपको रिटन चाहिए। डेफिनेटली आप कुछ कॉलम लिखेंगे, या कुछ आप रिसर्च कर रहे हो, या कुछ भी आप इसको अपना वर्क कर रहे हो, उसमें आपको रिटन आंसर चाहिए। होता क्या है कि जब आपने ओरल आंसर मांगा है, तो मिनिस्टर ने ओरल आंसर दिया, उसके ओरल आंसर के ऊपर आप काउंटर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और उस काउंटर क्वेश्चन को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। यहाँ पे कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का प्रोविजन नहीं था। ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का यहाँ पे भी प्रोविजन था। अब आप पूछ सकते हो।
यहाँ पे आप बजट को डिस्कस कर सकते हो। डिस्कशन का मतलब क्वेश्चन पूछना। मिनिस्टर ने आंसर दे दिया, उसके आंसर के आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते। बट इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में इन्होंने पावर दे दी कि यू कैन आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। तो ये रिफॉर्म हुआ था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। आई होप ये आप सभी को क्लियर होगा। ये शेयर हुई है आपके साथ या मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ? स्क्रीन शेयर है? यस सर, Yes, sir. यस सर। ओके ओके ओके। अदरवाइज मेरी तो आपको हैंड राइटिंग पता ही है, मैं तो जिगजैग से ही काम चला लेता हूँ। सर मतलब आपने बोला कि सो इस एक्ट के बाद ये प्रोविजन मतलब अनस्टार्ट में भी शुरू किया या फिर ओरल में था, मतलब समझा नहीं। ये तो मैंने आज का आपको प्रोविजन बताया, इस पे मत जाइए। हाँ ये ओके उन्होंने ये सिर्फ दिया कि यू कैन आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर प्रोविजन अंग्रेजों ने दिया। ओके ओके। ठीक है, बाकी नहीं दिया। एक तो सेपरेट इलेक्शन दिया मुस्लिम्स के लिए, और सी ये भी, अगर आप पाकिस्तान फॉर्मेशन कैसे हुआ अगर आप उसका पूरा नैरेटिव पढ़ेंगे तो पाकिस्तान फॉर्मेशन में पहली स्टेप थी 1905 बंगाल का पार्टीशन, उसके बाद थी 1906 मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन, उसके बाद थी 1909 मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्शन देना, उसके बाद था 1916 लखनऊ सेशन। अभी जस्ट इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मुझे लग रहा है ये वाला तरीका आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है उस पीपीटी से। Yes, sir. ठीक है, तो इसमें मैं उसमें तो मैं जो दिख रहा है लिमिटेड ही बोलता हूँ, यहाँ पे सब कुछ शेयर कर सकता हूँ। तो ये पाकिस्तान फॉर्मेशन के मेन इवेंट थे। इसके बाद 1916 से अगर आप देखेंगे ना तो एक तरीके से पूरा आंदोलन फिर स्लो हो गया। उसके बाद फिर मेजर पुश आया 1940 में, वर्ल्ड वॉर हो गई और वर्ल्ड वॉर के बाद का रिस्पॉन्स। ऑल्दो कुछ लोग 1937 के इलेक्शन को भी बोलते हैं, क्योंकि 1937 का जो इलेक्शन हुआ था हमारे देश में उसमें मुस्लिम लीग हार गई थी। तो फिर जिन्ना ने उसके बाद रिलीजन को पकड़ के रखा। कई बार ऐसा होता है ना, पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन हार गई, पहले सेकुलर थी, उसके बाद उसने एक रिलीजन को पकड़ा और जब सक्सेस मिलती गई उसने छोड़ा ही नहीं। तो 1937 में सी, अगर आप जिन्ना की हिस्ट्री पढ़ेंगे, जिन्ना वाज द हाईएस्ट पेड एडवोकेट ऑफ हिज टाइम। वो बहुत अच्छे एडवोकेट थे, नेहरू से भी अच्छे थे। अगर आप उनका ड्रेसिंग सेंस ही देखेंगे तो पता चलेगा अंग्रेज फील कर रखे थे उस बंदे ने, पूरा शिगार विगार लेके और टशन में रहता था। यस, वेल एजुकेटेड था। तो कैन यू इमेजिन कि कितना एजुकेटेड व्यक्ति इतना फंडामेंटलिस्ट कैसे हो सकता है? वो तो सेकुलर थे। बाद में फिर उनकी भी आइडियोलॉजी चेंज हुई। तो 1940 में इवेंट था, उसके बाद तो फिर ये चलता ही गया 1940। तो ये सारे ईयर याद रखना, इनमें क्या क्या हुआ था पाकिस्तान की फॉर्मेशन की डायरेक्शन। ठीक है ना, ये पाकिस्तान की है आइडिया ऑफ पाकिस्तान। आगे चले। Yes, Yes. sir. Yes. 1940 में क्या बताया था? मैडम आएंगे, अभी आएंगे, आने वाले हैं अभी। अगर आप 1 मिनट का पेशेंस रखें तो मैं एक बुक और उठा के लिया हूँ और कुछ मेरी नॉलेज से बचेगा, मैं उसमें क्रोनोलॉजी चेक करता रहूंगा। अगर आप में पेशेंस हो, क्योंकि ऑलरेडी अब बहुत सारा पेशेंस दिखा चुके हैं। नो प्रॉब्लम सर। ठीक है, वेट कीजिए।
तो फाइनली 2 मिनट के स्ट्रगल के बाद एंड 2 मिनट में इतना सारी किताबें फैलाने के बाद कि अगला 1 घंटा लग जाएगा मुझे, और फाइनली मिल गई है। ओके सो ठीक है, 1909 में थे हम। तो 190 के बाद मेन आपका इवेंट हुआ था। ओके ठीक है, सारे लोग हैं, सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। ओके सो Yes, sir. अब एज एक्सपेक्टेड तो क्लास तो लेट तक चलेगी ही, ठीक है ना, 10 साढ़े 10 तक तो कम से कम चलेगी। मतलब आई विल ट्राई कि मैं आज इसे खत्म ही कर दूं, आगे के लिए ना खींचे, ठीक है? No problem, sir. बीच में छोड़ के मत जाना, जो लोग जाना चाहते हैं अभी चले जाएं। सी ये इतना मतलब कहाँ भाग गया, चलो ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्या हुआ 1909 में, अभी तक हम थे 1909 क्रोनोलॉजी। इसमें अब यहां से आपको क्या याद रखना है ना, यहां से आपको इवन 1903 से ही आपको ये याद रखना है क्रोनोलॉजी क्या हुआ। एक इवेंट हुआ, उसकी फिर रिएक्शन आई ब्रिटिशर्स की तरफ से, पॉलिटिकल जो लीडरशिप थी उसकी तरफ से, फिर कुछ हुआ, फिर कोई मूवमेंट हुआ, कोई इंसिडेंट हुआ। तो ये कॉजेज थे, रिएक्शन थी, फिर इवेंट्स थे, फिर कुछ कॉजेज थे, तो सारा का सारा वैसे चलेगा। तो यहाँ पे एक एक इवेंट को समझना और उसने कैसे फर्दर इवेंट को इन्फ्लुएंस किया उसको ध्यान में रखना। तो 1909 हम पढ़ चुके। अब देखिए मेन इवेंट क्या होता है, आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है, वर्ल्ड वॉर 1, और इसका टाइम था आपका 1914 से 1919 तक। अब वर्ल्ड वॉर 1 सबको पता है डेफिनेटली क्या एक रीजन थे, वो ग्लोबल हिस्ट्री का, वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा, बट अभी के लिए समझिए कि कुछ था, लोग परेशान थे। ओके तो वर्ल्ड वॉर हो गई। अब सबसे पहले इंडियन लीडर्स का क्या रिस्पॉन्स था? इंडियन लीडर्स का भी तो कुछ रिस्पॉन्स था। नेशनलिस्ट लीडर का क्या रिस्पॉन्स था? नेशनलिस्ट लीडर्स का क्या रिस्पॉन्स था? अब यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया कि आपकी कांग्रेस दो पार्ट में बटी हुई थी, एक साइड थे मॉडरेट्स और दूसरी साइड थे आपके एक्सट्रीमिस्ट। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, तो वर्ल्ड वॉर थी। अब इस वर्ल्ड वॉर में आप सपोर्ट करोगे या नहीं, ये भी मैंने एक क्वेश्चन था। अब क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जितनी भी वॉर लड़ी है, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2, बहुत बड़े लेवल पे इंडियन सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो इसमें अब यहाँ पे ये था कि क्या करना चाहिए। तो इसमें मेनली अगर आप देखेंगे तो सबने सपोर्ट ही किया, मॉडरेट ने भी सपोर्ट किया और एक्सट्रीमिस्ट ने भी सपोर्ट किया। मॉडरेट ने इसलिए सपोर्ट किया, इन प्रिंसिपल सपोर्ट किया, क्योंकि वो तो ब्रिटिश रूल के प्रति वो ब्रिटिश रूल को कभी हटाना नहीं चाहते थे। अगर आप आज देखें ना, आज हमें समझ में आता है कि ठीक है अंग्रेज आए, उनको हटाना चाहिए था, लेकिन ब्रिटिशर्स को पूरा क्विट करा दें, पूरा हम ये चाहें कि ब्रिटिशर्स हमारे देश में रहे ही ना, ये थॉट सिर्फ लेट 1930s में आया था। उससे पहले तो सिर्फ हम रिफॉर्म की बात कर रहे थे कि रिफॉर्म कीजिए, हमें ये नहीं था, हमें आपसे दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे रहिए, लेकिन हमारी रिप्रेजेंटेशन तो एश्योर कीजिए, हमें इस देश को गवर्न करने में तो आप पार्टनर बनाइए। ये नहीं था कि आप हमारे देश को ही छोड़ के चले जाए। इवन जो ये स्वराज टर्म था, स्वराज्य, इसका भी मीनिंग मासेस को समझ में ही नहीं आता था। बॉस कुछ और बता रहे हैं, गांधी जी कुछ और बता रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक ने कुछ और बताया था, तो इसको लेके भी बहुत कंफ्यूजन था, कुछ क्लियर कट नहीं था। तो यहाँ पे मॉडरेट ने सपोर्ट किया इन प्रिंसिपल और एक्सट्रीमिस्ट ने सपोर्ट किया इन अ मिस्टेकन बिलीफ। और ये मिस्टेकन बिलीफ था कि आफ्टर द वॉर ब्रिटिशर्स हमारी कुछ डिमांड मानेंगे, ये पूरा मुद्दा था। तो ये रिस्पॉन्स था। अब यहाँ पे डेफिनेटली कुछ इवेंट भी हुए।
इससे पहले एक ईयर है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, वो था 1911। इस ईयर में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया, कैंसिल कर दिया, कैंसिल्ड दी पार्टीशन ऑफ बंगाल 1911 में। पहला तो इन्होंने एक काम किया और दूसरा इन्होंने काम किया, दे हैव शिफ्टेड द कैपिटल, कहां से शिफ्ट किया, 1911 से पहले कैपिटल कहीं और थी, शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम कोलकाता, कलकत्ता, कहां पे, Delhi. दिल्ली। यस दिल्ली। तो 1911 में ही दिल्ली ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल बनी है। उससे पहले एंड ये दिल्ली थोड़ा साइकोलॉजिकल भी था, क्योंकि इंडिया की जो लास्ट मेन डायनेस्टी थी मुगल्स, उन्होंने दिल्ली से ही रूल किया था, रेड फोर्ट से। दैट्स व्हाई फार्मर जो रेड फोर्ट पे गए वो सिंबॉलिक था कि आपने उसको कैप्चर किया है। तो अगर आप इवन किसी और नेशनल, कुतुब मीनार को लेट से तुम कैप्चर कर लेते, ऊपर चढ़ जाते कुतुब मीनार के ऊपर फार्मर, तो वो इतना हिस्टोरिक नहीं होता। इंडिया गेट के ऊपर भी चढ़ जाते, कुछ नहीं होता। ये थोड़ा रेड फोर्ट था, पावर सेंटर था, सिंबॉलिकली एक पावर वो था, तो इसलिए थोड़ा ये ज्यादा मुद्दा उछला। तो इन्होंने शिफ्ट किया। इसके पीछे रीजन क्या थे, दो मेनली रीजन थे। एक तो था कि इस टाइम पे बहुत ज्यादा रिवॉल्यूशनरीज थे, जो हीरोइक एक्शन इस टाइम पे होने स्टार्ट हो गए थे। हीरोइक कि किसी इंडिविजुअल व्यक्ति ने बॉम्ब फेंक दिया, और यहाँ पे जो वॉइस रॉय थे उनके ऊपर भी अटैक हुआ था, और यहाँ पे जो किंग थे, क्राउन थे, उनकी विजिट होने वाली थी। तो ब्रिटिश वॉइस रॉय को डर था कि कभी क्राउन पे अटैक ना हो जाए, तो उनकी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया दिल्ली। अब क्राउन तो आ रहे हैं तो दिल्ली तो आएंगे ही, तो दिल्ली उन्होंने विजिट किया। दिल्ली रिलेटिवली सेफ था। कलकत्ता उस टाइम पे, जैसा मैंने आपको बताया, बंगाल नेशनलिस्ट मूवमेंट का बैकबोन था। हाँ सर, उसको तोड़ने के लिए भी तो किया ना एक्चुअली। सॉरी, तो मतलब वो जो नेशनलिस्ट, मतलब उसको मतलब नहीं, थोड़ा। कैपिटल इसलिए शिफ्ट नहीं करा। कैपिटल ओके। दिल्ली उन्होंने का शिफ्ट करने का बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट उनका मेन रीजन ये था कि जो आपके उस टाइम पे ये जो कलकत्ता और आसपास ये पूरा हब बन चुका था सारी की सारी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी का। लोग वायलेंट हो जाते थे, दंगे होने लगे थे, तो उन्होंने फिर वो पीसफुल इलाके में चले गए दिल्ली में। और मेनली क्राउन की विजिट थी। वाई ये है ना कि 1911 में ही क्यों, तो क्राउन की विजिट थी, तो इसलिए वो नहीं चाहते थे कि कुछ उनके ऊपर अटैक हो जाए, क्योंकि वॉइस रॉय के ऊपर अटैक हो चुका था। तो वॉइस रॉय के ऊपर अटैक हो चुका है, तो क्राउन को टारगेट करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, तो इसलिए इन्होंने, वो था एक्चुअली दरबार था इस टाइम पे, रॉयल दरबार यहाँ पे लग रहा था, तो इन्होंने फिर वो दिल्ली में लगाया। और भी उनके कुछ रीजन हो सकते हैं, बट जो हमें पता चला है वो तो इतना ही है। ओके, अब आप देखिए हुआ क्या। नाउ एक और इवेंट हुआ, तो पहला इवेंट ये हो गया। उसके बाद 1914 यहाँ पे क्या हुआ, तिलक आपके रिलीज हो गए। तिलक जेल से बाहर आ गए 7 साल के बाद। तो 7 साल तक तो वो जेल में ही थे। जेल में आने के बाद थोड़ा सा तिलक भी, जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, वो भी थोड़ा सा क्या कहते हैं, थोड़ा सा चिल हो गया, वो इतने एक्सट्रीमिस्ट नहीं रहे। अब यहाँ पे एक और प्लेयर की एंट्री होती है और एक और मूवमेंट होता है। अब आपको दो चीजें याद रखनी है, एक तो है लखनऊ पैक्ट और दूसरा है आपका होम रूल मूवमेंट। नाउ लखनऊ होम रूल मूवमेंट पहले देख लेते हैं। होम रूल मूवमेंट, अच्छा, आप अगर मैं यहाँ पे आपको एक बेसिक ऑल ओवर में पूरा आपको बता दूं और मेन फैक्ट बता दूं, लेकिन जो माइन्यूट डिटेल्स हैं उनको जो आपको पीडीएफ दूंगा उसके लिए छोड़ दूं तो चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, आपको पूरा एक सेंस समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है। और ऐसा नहीं है, जो कोर गोल्डन फैक्ट्स है ना, जो मतलब आपको पता ही होने चाहिए, वो तो किसी भी तरीके से मैं कवर कर ही रहा हूँ। ओके, सो होम रूल मूवमेंट हुआ फिर, एंड अभी होम रूल मूवमेंट क्या था, इसके दो प्लेयर थे। आपकी एनी बेसेंट थी, एबी। अब एनी बेसेंट एक इरिश लेडी थी, इंडिया में यहाँ पे आई, यहाँ पे उन्होंने अच्छा खासा मूवमेंट चलाया। तो उनका ये होम रूल मूवमेंट क्या था, कुछ नहीं था, बेसिकली एक पॉलिटिकल अवेयरनेस मूवमेंट था।
पॉलिटिकल अवेयरनेस मूवमेंट था। हम लोगों को पॉलिटिकली अवेयर करेंगे थ्रू मीटिंग्स, थ्रू हम उनको नेशनलिस्ट बुक्स देंगे, पैम्पलेट छापेंगे, उनको पॉलिटिकली अवेयर करेंगे। और जिस दिन ये सारे लोग पॉलिटिकली अवेयर हो जाएंगे उस दिन तो ये समझ ही जाएंगे कि ब्रिटिश रूल हमारे इंटरेस्ट में नहीं है। अब एनी बेसेंट को इस तरीके का, क्योंकि इन्होंने आयरलैंड में ये ऑलरेडी मूवमेंट चलाया हुआ था। अर्लियर आयरलैंड वाज अ पार्ट ऑफ यूके, तो बाद में यूके का पार्ट नहीं रहा। ये देख लेना आज जो प्रेजेंट डे यूके है उसमें क्या क्या आता है। एक तो आपका इंग्लैंड आता है, दूसरा आपका स्कॉटलैंड आता है, यस सर, स्कॉटलैंड, वेल्स, Wales, नॉर्दर्न आयरलैंड, Scotland, हाँ, प्लस वेल्स, एक और है Northern आयरलैंड। हाँ नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है, तो ये अभी के लिए करंट फैक्ट याद रखना। ब्री एग्जिट हुआ है तो इसलिए तो थोड़ा सा बिल्कुल याद ही रखना। तो ये सारा का सारा था। तो अब एनी बेसेंट को क्या चाहिए था किसी भी आंदोलन को सक्सेसफुल करने के लिए? पहला कि उनको एक नेशनलिस्ट लीडर चाहिए था जिस लीडर के कहने पे लोग आ सके। तो पहले नेशनलिस्ट लीडर थे आपके बाल गंगाधर तिलक। दूसरा इन्हें क्या चाहिए था? इन्हें चाहिए था कि कांग्रेस पार्टी भी इनको सपोर्ट करे, आईएनसी। तो यहाँ पे एनी बेसेंट ने बहुत ट्राई किया और इनकी ही थोड़ी मदद से और कुछ बाल गंगाधर तिलक भी थोड़े से मॉडरेट हो गए। बाल गंगाधर तिलक की वापस एंट्री हो जाती है कांग्रेस में। ये यहाँ पे मेन कैच है ना। अब यहाँ पे डेफिनेटली, अब मैं बहुत सारा बैकग्राउंड नहीं बताना चाह रहा, कांग्रेस ने भी फील किया कि तिलक के बिना, एक्सट्रीमिस्ट के बिना बेसिकली ब्रिटिशर्स इनसे डरते ही नहीं है। तो यहाँ पे दोनों ने एक दूसरे की कमी को फील किया। और यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट ने भी फील किया कि जब भी हम कोई वायलेंट एक्टिविटी करते हैं, मॉडरेट्स हमारे लिए एज अ सेफ्टी वॉल्व काम करते हैं इन नेगोशिएशंस विद गवर्नमेंट। अब आप देखिए किसी भी मूवमेंट में एक आपका एक्सट्रीमिस्ट वे होगा, यूथ होगा जो लड़ने के लिए तैयार है, दूसरा ऐसा है जो गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट कर रहा है। ये दोनों ही चीजें जरूरी है। अगर सब एक्सट्रीमिस्ट ही हो जाएंगे या सब मॉडरेट ही हो जाएंगे तो फिर वो मूवमेंट काम नहीं करता है। तो मतलब उस टाइम पे था, आज भी बहुत हद तक ये बात सही है। तो अब बाल गंगाधर तिलक की वापस एंट्री हो जाती है और बाल गंगाधर तिलक प्लस एनी बेसेंट मिलके होम रूल मूवमेंट लॉन्च कर देते। अब इस होम रूल ये मूवमेंट से 1914 में ही है ना सब कुछ, होम रूल लीग? अभी मैंने आपको वो नहीं बताया है, टाइम नहीं बताया मैंने। 1914 में तिलक की एंट्री बताई है, इसका मैं टाइम आपको बता रहा हूँ। इसका टाइम थोड़ी ना लिखा है मैंने, नहीं इसका टाइम नहीं लिखा है। मैंने बोला तिलक जेल से वापस आ गए। ओके ओके। कॉमन सेंस ये बोलता है कि जेल उस टाइम पे ऐसा तो नहीं था कि जेल में भी तिलक जी फोन लेके हैं, फेसबुक पे सारे ट्वीट वगैरह पढ़ रहे हैं, ट्विटर पे एक्टिव है, बैक साइड से सब कुछ पता है। तो उन्हें भी आके समझेंगे, 1-2 साल तो लग ही जाएंगे। ओके, सो अब होम रूल मूवमेंट होता है। होम रूल मूवमेंट से रिलेटेड मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता ही रहा हूँ। ओके, सो होम रूल मूवमेंट से रिलेटेड याद रखना है, इसकी 2 ब्रांचेस थी। एक आपका होम रूल ये तिलक ने स्टार्ट किया और ये आपका स्टार्ट होता है अप्रैल 1916 में, और दूसरा है आपका एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया और ये आपका स्टार्ट होता है सितंबर से, आई गेस सितंबर, यस सितंबर 1916। और यहाँ पे तिलक ने कौन कौन से एरिया कवर किए? पूरे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी, तिलक ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल और भी कुछ इलाके थे। अब मैं सारे नहीं बता रहा, इन पे आपसे वो क्वेश्चन ही पूछेंगे। बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया में एनी बेसेंट थे। डेफिनेटली ये बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज था, ये इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं था जब आप स्केल को बड़ा कर देंगे, ये आपको याद रखना है। ओके, अब इसमें क्या था, पार्टिसिपेशन क्या था? कांग्रेस ने सपोर्ट किया, सबने इनिशियली इनको सबने सपोर्ट किया। एक अभी फिर मैं इसका भी आपको इवेंट बताऊंगा क्या हुआ। अब ये हुआ, एक मैं आपको लखनऊ फैक्ट बताने जा रहा हूं। अब चलो इसको ही सुन लो पहले। तो ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे करके एनी बेसेंट को अच्छी सपोर्ट मिली। अब ब्रिटिशर्स को लगा कि क्या करना है, आंदोलन तो धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग होता ही जा रहा है। तो इस बार इन्होंने दोबारा से वो ट्रिक आजमाई और इन्होंने एनी बेसेंट को अरेस्ट करा दिया। अब जैसे ही एनी बेसेंट अरेस्ट हुई तो यहाँ पे देखो, अब ये सारी कहानी है बट अगेन समझने के लिए वो भी चाहिए,
क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए मैं बहुत जल्दी से इसको खत्म करूंगा। तो एनी बेसेंट को अरेस्ट कर लिया। अब जैसे ही एनी बेसेंट को अरेस्ट करा, सी उस टाइम के लोगों की आप सोच समझिए, एक विदेश से लेडी आती है, फीमेल आती है, वो इंडियन नहीं है, वो व्हाइट है, उस टाइम पे व्हाइट और ब्लैक बहुत चल रहा था, वो इवन एक फीमेल है, तो ये भी उस टाइम पे जो देश के लोग थे ना, उनकी मैनहुड को चैलेंज करा, उनको बहुत गिल्टी फील हुआ कि एक दूसरे देश की महिला आके आपकी आजादी की लड़ाई लड़ रही है, वो जेल में चली जाती है और तुम यहाँ पे घरों में बैठे हुए हो। सेम इमोशंस कैसे, अब तो आपने देखा है टिकैत जी की एक वीडियो वायरल हुई और दोबारा से मूवमेंट रिवाइव हो गया, तो लोगों के इमोशंस से आपने उनको छेड़ दिया, तो यही था। तो बड़े लेवल पे जैसी एनी बेसेंट अरेस्ट हुई, अंग्रेजों को लगा कि जैसे पहले तिलक को अरेस्ट किया था ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन इस टाइम लीडर प्रिपेयर थे, उन्हें पता था कि अगर लीडरशिप अरेस्ट हो जाती है, ऐसा हो सकता है, उस केस में क्या करना है, तो इनके पास बैकअप प्लान था। तो जैसी एनी बेसेंट अरेस्ट होती है, मूवमेंट और बड़े लेवल पे बढ़ जाता है और डेफिनेटली बहुत लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बट धीरे धीरे करके क्योंकि जब मास लेवल पे लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो वो लंबे समय तक पीसफुल नहीं रहता है, वो वायलेंट होता ही होता है, फिर वो वायलेंट हो जाता है। जैसे वायलेंट होता है मॉडरेट, फिर से यहाँ पे कांग्रेस ने सपोर्ट कर दिया था, आईएनसी ने सपोर्ट किया था, लेकिन जैसे ही मूवमेंट वायलेंट होता है तो फिर आईएनसी पीछे चली जाती है। इस टाइम पे पैरेलल गांधी भी देश में एंटर कर चुके थे, प्लस तिलक को ये क्या करते हैं, तिलक की एक पुराने केस में डेट लगा देते हैं लंदन में, उनको लंदन जाना पड़ जाता है, अब वो पहले जेल में रह के आए हुए थे, तो फिर ये पूरा का पूरा आंदोलन फिज आउट कर जाता है। ओके, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस ये है कि तिलक ने भी स्टार्ट किया था, एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था, और फिर उसके बाद 1917 सेशन की प्रेसिडेंट बन जाती है एनी बेसेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। एंड ये इंडियन नहीं थी, तो पहली इंडियन वुमेन बनती है 1925 में सरोजनी नायडू। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे एक था मेन आपका लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ, अब यहाँ पे इसमें दो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी फैक्ट है। पहला तो है आपका कि लखनऊ पैक्ट में पहला क्या हुआ। अब आप एक चीज बताइए, मुस्लिम लीग कहाँ पे थी? मुस्लिम लीग थी ना यहाँ पे, तो मुस्लिम लीग तो बंगाल चाहती थी, लेकिन बंगाल मतलब एक सेपरेट बंगाल मुस्लिम्स के लिए, लेकिन वो तो इन्होंने कैंसिल कर दिया, सेपरेट बंगाल को तो इन्होंने मना कर दिया, बंगाल नहीं होगा, बंगाल का पार्टीशन इन्होंने कैंसिल कर दिया 1911 में। तो क्या मुस्लिम्स या मुस्लिम लीग चीटेड फील करेगी या नहीं? यस सर। हाँ, तो मुझे लगा कि अंग्रेजों ने तो हमें भी धोखा दे दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आईएनसी प्लस मुस्लिम लीग ने एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन निकाली कि ठीक है, हमारी रिलीजियस डिमांड अलग हो सकती है, लेकिन कॉमन ग्राउंड पे हम एक साथ काम करेंगे, ब्रिटिशर से एक साथ हम डिमांड करेंगे कॉमन ग्राउंड पे। दूसरा, अब इसको लोग बोलते हैं कि पार्टीशन के टाइम पे जब नेगोशिएशन हो रही थी, तो जिन्ना इसलिए एडमेंट थे कि कांग्रेस ने 1916 में कुछ मांग लिया था और मान लिया था, तो इन्होंने क्या मान लिया था, आईएनसी ने एक्सेप्ट कर लिया था। आईएनसी एक्सेप्टेड द सेपरेट इलेक्शन फॉर मुस्लिम्स। तो मानना चाहिए था, नहीं मानना चाहिए था आईएनसी को? इससे पहले अंग्रेजों ने दे दिया था, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस इसको अपोज करती थी, लेकिन यहां पे तो आईएनसी ने ही बोल दिया कि ठीक है, हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो क्या लगता है आपको, सही था या नहीं था? सर अगर नहीं मानते तो मुस्लिम लीग आती ही नहीं। हाँ, ये हो सकता था, लेकिन ये माना था, तो इसका असर ये हुआ कि एक सर नहीं करना चाहिए था। आई मीन ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है कि वो फर्स्ट हो गया ना सर, फर्स्ट सेपरेशन करने का फर्स्ट उनको सक्सेस मिल गया ना। आई मीन ये सर अगर वहीं पे स्पेसिफाई कर देते मतलब ये सेपरेशन वाले आइडिया को ही, तो फिर Yes, partition sir. ना होता। वहीं से शुरू हो गया ना सर पार्टीशन का। वो यहाँ से अब क्या हुआ ना, अब हर एक बार जो सेपरेट इलेक्शन हो रहा है ना, कम्युनिटीज डिवाइड हो रही है, प्लस 1928 में कुछ हुआ था, तो उस टाइम पे देखना कि ये कैसे काम किया इसने।
तो ठीक है, लखनऊ आपका पैक्ट हो गया। ये नेक्स्ट Sir, Sarojini Naidu was the president of what, sir? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। प्रेसिडेंट आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस के याद करने हैं बस, आईएनसी के मेन प्रेसिडेंट। तो सरोजनी नायडू वाज फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, president of फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है ना, कई बार ये भी है कि वुमेन्स फ्रीडम फाइटर कौन कौन थे जिन्होंने नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, उनका क्या रोल था। ठीक है, सो ठीक है, लखनऊ अब ये पैक्ट हो गया। अब उसके बाद मेन यहाँ पे गांधी जी वाला ही है। अब तो गांधी जी आ ही गए, चलो अब गांधी जी की ही के बारे में बात कर लेते हैं। सो गांधी जी इन इंडिया, देखिए गांधी जी से रिलेटेड जो बहुत सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, कुछ बुक लिखी वगैरह, वो आपको नोट्स जो मैं दूंगा उनमें मिल जाएगी। यहाँ पे मेन मैं उनके पॉइंट बता रहा हूँ। सो गांधी जी आपके आए 9 जनवरी 1915 को गांधी जी आए, और इस डे को आज भी हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ प्रवासी भारतीय दिवस, पीबीडी। ये चेक कर लेना कि पीबीडी आपका 2020 में कहां पे हुआ था, थीम का था पीबीडी, प्रवासी भारतीय दिवस। तो वो लोग जो इंडिया से बाहर रहते हैं लेकिन इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, उनके जस्ट एफर्ट को एप्रिशिएट करने के लिए हम ये प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ओके, गांधी जी इंडिया में आए तो देखा उन्होंने कि बहुत सारी दिक्कतें हैं, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो गांधी जी ने कोशिश की कि भैया इनिशियली मैं, या उनको एडवाइस किया गया, उनके जो गुरु थे, बताऊंगा उनके बारे में भी मैं, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी। तो गांधी जी ने इन्होंने गांधी जी को एडवाइस किया कि इनिशियली पहले 1 साल पूरे देश में घूमो और देखो यहाँ की स्थिति क्या है, उसके बाद कोई स्टैंड लेना। तो गांधी जी भी फिर पूरे देश में घूमे। इसी बीच गांधी जी ने 3 छोटे छोटे यहाँ पे मूवमेंट्स किए। तो गांधी जी के मूवमेंट्स कौन से थे? जो 3 छोटे छोटे मूवमेंट थे, आप सभी को इन सब के बारे में पता होगा। पहला था आपका चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। वेयर इज चंपारण? बिहार। यस, चंपारण बिहार में एक विलेज है, यहाँ पे था। तो ये हुआ था आपका 1917 में, और ये पहला, इट वाज द फर्स्ट सीडीएम। अभी सीडीएम और एनसीएम ये याद रखना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यस, सिविल नहीं है तो मेरे से ग्रुप में पूछ लेना, बट अभी लिखने में टाइम वेस्ट मत करो। सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है पहला। यहाँ पे मुद्दा क्या था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या याद रखना है, एक ब्रिटिशर्स का सिस्टम था, टैक्सेशन सिस्टम, और उसको बोलते थे 3 काठिया सिस्टम, TIN, तो लिख दे TINKATHIYA, 3 काठिया सिस्टम। इस 3 काठिया सिस्टम में क्या होता था, 3/20 जो पार्ट था उस पे आपको इंडिगो की कल्टीवेशन करनी है, और इस इंडिगो की ये कल्टीवेशन थी, फोर्सफुली थी, और रेट भी अंग्रेज तय करेंगे। और जब आप इसकी खेती कर रहे हो तो नॉर्मली क्या होता था, आपकी फर्टिलिटी चली जाती थी। तो यहाँ पे बहुत सारी जो इंडिगो प्लांटर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। और यहाँ पे एक मिस्टर थे, इनको हिस्ट्री ने इतना रिकॉग्निशन नहीं दिया, लेकिन ये बड़े क्रिटिकल थे, और ये थे राजकुमार शुक्ला। ये गांधी जी के पीछे पीछे गए पूरे 1 साल तक, राजकुमार शुक्ला। और इन्होंने फाइनली गांधी जी को कन्विंस किया कि आप आइए यहाँ पे, और गांधी जी इनके इनविटेशन पे यहाँ पे आए। बाद में गांधी जी ने देखा, गांधी जी ने फिर फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करा, लॉज को नहीं माना, तो उनकी बात फिर मान ली गई। अब मैं पूरा कहानी शॉर्ट में कह रहा हूँ, उनकी बात मान ली गई, और ये पहला एक सक्सेस था। और बहुत सारे लीडर्स ने गांधी जी के जाने के बाद वहां पे गांधी जी को फॉलो करा, बहुत सारे लीडर्स ने पार्टिसिपेट करा। बहुत सारे लीडर होंगे जो इतने बड़े नहीं बन पाए, हजारों लोगों ने पार्टिसिपेट करा, लेकिन उनका नाम हम नहीं जानते।
मेन थे, आपके जवाहरलाल नेहरू भी पहुंचे थे और आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी पहुंचे थे। देखिए यही होता है, हिस्ट्री सिर्फ उनको वैल्यू करती है जो जिन्होंने कुछ कारनामे किए और बाकी लोगों को भूल जाती है। अगर आप में से ही फ्यूचर में कोई बड़ी पोस्ट पे चला गया, प्रेसिडेंट पीएम बन गया, तो फिर वो बताएंगे देखो इस मार्ग में भी ये बच्चे पढ़ते थे, कैसा स्ट्रगल का टाइम था, तो वो भी एक चैप्टर होगा, अदरवाइज कोई याद नहीं करेगा। तो ये था। ओके, सो क्लियर है, इसमें और कुछ आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो ये 3-4 जो मैंने आपको फैक्ट बताए हैं, इतना पढ़ोगे तो काफी है। दूसरा जो गांधी जी का मूवमेंट था वो था आपका अहमदाबाद मील स्ट्राइक। ये आप सभी को पता है, अहमदाबाद मील स्ट्राइक, और ये है आपका 1918 में, और ये गांधी जी की पहली हंगर स्ट्राइक थी, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। और उसके बाद तो बहुत सारी हंगर स्ट्राइक गांधी जी ने कही। अब यहाँ पे क्या था कि एक प्लेग यहाँ पे हुआ था, तो उसके बाद कुछ इनको बोनस मिलता था और यहाँ पे वो बोनस कम कर दिया, बट वर्कर डिमांड कर रहे थे कि उस बोनस को बढ़ाया जाए। तो वर्कर डिमांड कर रहे थे कि 50%, वर्कर ने फिर सॉरी वेज इंक्रीज की डिमांड करी कि आप 50% वेज बढ़ाइए, बट जो मैनेजमेंट ऑफर कर रहा था उसने ऑफर किया था ओनली 35%, ओनली 35%। तो इसी बात को लेके यहाँ पे प्रोटेस्ट था। गांधी जी ने समझाया कि भाई लड़ना नहीं है। आज के देश में तो, हमारे देश में क्या होता है, आज की डेट में कर्नाटक में जो आईफोन असेंबल करती है, कोई भी ग्रीवांसेस होगी तो फायर ही कर दिया। मारुति में भी ऐसे ही हुआ था। कैन यू इमेजिन, इससे इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट पे इतना फर्क पड़ता है, कोई आपके देश में आता ही नहीं है। मारुति मानेसर प्लांट, यहाँ पे मैनेजर कोई कैबिन में बंद करके आग लगा दिया। तो एक बार ऐसा इवेंट हो जाए, कोई आता ही नहीं है। गांधी जी को पता था, तो गांधी जी ने पीसफुल हंगर स्ट्राइक करी और उसके बाद से यहाँ पे इन लोगों ने बात मानी। तो ये गांधी जी का दूसरा मूवमेंट था। उसके बाद फिर तीसरा गांधी जी का मूवमेंट था यहाँ पे खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह 1918। आपने लगान मूवी देखी है? Yes, sir. यस सर। ओके, वेरी गुड। तो अब बताइए कोई भी कि उसमें ग्राउंड क्या था, बेसिकली क्यों वो टैक्स की माफी चाहते थे? सर क्योंकि एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं था और टैक्स उन्होंने और बढ़ा दिया था। हाँ, तो क्या था, क्रॉप फेल हो गई थी, यस सर। और जब भी क्रॉप फेल्ड हो जाती है तो प्रोविजन था नो टैक्स, आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, नो टैक्स। और क्रॉप फील्ड ये था जब भी आपकी प्रोडक्शन हो जाए 1/4 से कम हो जाए या 1/4 रहे तो क्रॉप फील्ड मान लिया जाएगा, और क्रॉप फील्ड हो जाए तो नो टैक्सेशन। बट यहाँ पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था वो मानने के लिए तैयार नहीं था, और यहाँ पे गवर्नमेंट एडमेंट थी, टैक्स मांग रही थी। अब तो डेफिनेटली इन लोगों के साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। अब इस केस में यहाँ पे गांधी जी जाते हैं और गांधी जी यहाँ पे करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मतलब मैच नहीं खेलते हैं, जैसे लगान मूवी में देखा था। तो आजादी क्रिकेट मैच खेल के नहीं मिली है, ठीक है ना, अदरवाइज पता चले गांधी जी ओपनिंग कर रहे हैं, नेहरू जी रनिंग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं था मूवी में, ऑल्दो दिखाया गया था कोई छोटा मोटा इंसिडेंट हुआ होगा उसको ही मैग्नीफाई करके। तो यहाँ पे खेड़ा सत्याग्रह था, क्रॉप फेलियर था, स्टिल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वाज एडमेंट की टैक्स दीजिए, बट गांधी जी वहां पे गए, नॉन कॉपरेशन किया उन्होंने। सी, पहली स्टेज नॉन कॉपरेशन है, उसके आगे जाके नेक्स्ट स्टेज है सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन है कि आप कॉपरेट नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, आप अपनी पेरेंट्स के साथ कोई डिमांड को लेके बैठे हो, अब आप कॉपरेट नहीं कर रहे हो, पेरेंट्स बोल रहे हैं चलो मार्केट चल रहे हैं घूमने, तुम जा नहीं रहे हो। सिविल डिसोबीडियंस दूसरा है कि पेरेंट्स ने जो घर के रूल है कि रात को 10 बजे तक, दिन में कहीं भी जाओ 10 बजे तक घर पे आ जाना, तुम 2 दिन 2 रात गए वो बिना घर बताए, तो आप जो लॉज हैं उनको वायलेट कर रहे हो, दिस इज सिविल डिसोबीडियंस। एंड नॉन कॉपरेशन सिंपल है, ठीक है। तो ये इसकी नेक्स्ट स्टेज है, आगे पढ़ेंगे। अभी गांधी जी के मेन जो मूवमेंट थे, तो यहाँ पे ये आपका नॉन कॉपरेशन था, ये हंगर था, और जो चंपारण था वो सीडीएम था, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, इस आंदोलन से एक और फायदा हुआ, इस आंदोलन से देश को एक अगेन
बड़ा लीडर मिला और उनका नाम आप सभी को पता होगा, बताइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो उन्होंने बड़ा अच्छा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किया था। ठीक है, अब ये सारा काम हो गया, अब आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया और वो आपका एक्ट था रॉलेट एक्ट। सुना हुआ है कभी इसके बारे में? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यहाँ पे इन्होंने रॉलेट एक्ट पास किया। रॉलेट एक्ट इन्होंने पास किया 1919 में। इस रॉलेट एक्ट में क्या था कि पुलिस कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट ट्रायल Without trial, yes sir. फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। आज क्या पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है विदाउट ट्रायल? नो सर। कर सकती है मैडम। तो कर सकते हैं, एनएसए एक्ट है ना सर, पीएसए एक्ट है, एनएसए एक्ट है। पुलिस विदाउट ट्रायल के लिए अरेस्ट कर लेती है, लेकिन आर्टिकल 20 बोलता है कि जब भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाए उसको 24 आवर के अंदर में आप किसके पास ले जाएंगे? मजिस्ट्रेट के पास ले जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास या जुडिशरी के पास ले जाएंगे। यानी कि पुलिस के पास जो लीगल कस्टडी अपने डिस्क्रिशन के बेस पे मिलती है वो 24 घंटे तक मिलती है। 24 घंटे के बाद आप मजिस्ट्रेट के पास ले जाएंगे और उसको फिर आप प्रूफ्स देंगे कि हमारे पास ये प्रूफ है, इसलिए हमें लग रहा है कि ये इस क्राइम में इन्वॉल्व था। तो यहाँ पे ये एक न्यूट्रल बंदा है, न्यूट्रल बंदा होना चाहिए, होता ही है न्यूट्रल बंदा, बट आप एलिगेशन तो लगा ही सकते हो। देन ये आपके जो प्रूफ है उनकी वेटेज को देखेगा और अगर ये व्यक्ति सेटिस्फाई होता है देन ये आपको फिर फर्दर कस्टडी दे देता है। आपने सुना है ना कि पुलिस के 10 दिन के रिमांड पे भेज दिया, 15 दिन के रिमांड पे भेज दिया, तो पुलिस को फिर फर्दर आप कस्टडी मिलती है। अगर लगा कि प्रूफ में कोई दम नहीं है तो नहीं मिलती है। तो आज हमारे, अच्छा इसमें हॉलीडे इंक्लूड नहीं है, तो कुछ जो स्मार्ट आईपीएस ऑफिसर होते हैं वो कवर अरेस्ट करते हैं आपको सैटरडे को, संडे को कोर्ट बंद होते हैं, तो फिर वो मंडे को पता चला दिवाली की छुट्टी है, तो ये अपने आप से पूरी प्लानिंग करके छुट्टी से 2-3 दिन पहले अरेस्ट करते हैं सो दैट आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाए। सही है इनके लिए भी। तो यहाँ पे पुलिस को पावर मिल गई कि वो आपको अरेस्ट कर सकते हैं 2 साल तक विदाउट एनी ट्रायल। 2 साल के बाद आप छोड़ देना। तो इतने में अगर ये नेशनल लीडर है तो सारा का सारा मूवमेंट खत्म हो गया। 2 साल के बाद तो लोग ही भूल जाएंगे कि अच्छा ये भी लीडर थे, नाम ही याद नहीं रहता। तो ये था। तो इस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। अब गांधी जी तो आ ही चुके थे, गांधी जी ने इंडिया में ट्रायल भी करके देख लिए थे कि मेरे ये जो पीसफुल मैकेनिज्म है ये काम करेंगे या नहीं, और गांधी जी को उनका अच्छा रिजल्ट भी मिला था। तो गांधी जी ने अब यहाँ पे सत्याग्रह लॉन्च किया। सत्याग्रह अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट किया? रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। अब इसमें अच्छा खासा प्रोटेस्ट हुआ, अच्छे खासे लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा और बड़ा अच्छा चल रहा था। अब गवर्नमेंट का रिस्पांस क्या था? गवर्नमेंट ने जगह जगह सेक्शन 144 लगा रखा था। नाउ ये जो सेक्शन 144 है ना, जो ब्रिटिशर्स यूज करते थे, हमारे देश में भी आजादी के बाद इसको हटाया नहीं गया। ये जो कर्फ्यू लगाने की पावर मिल जाती है, यस सर, ये आज भी है। सेक्शन 44 किसी भी डिस्ट्रिक्ट में लगता है, डीएम लगाता है और आपके मोस्टली फंडामेंटल राइट आपसे छिन जाते हैं। कौन कौन से फंडामेंटल राइट? राइट टू मूवमेंट, यस सर, मूवमेंट, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इंटरनेट शटडाउन हो गया तो दिस इज अगेन अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ योर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एंड राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली। ये सारे हमारे फंडामेंटल राइट है ना। किस आर्टिकल में कवर्ड है? 19। आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारे चुन जाते हैं। तो उस टाइम पे ये लगा हुआ था
जो बहुत सारे लोग गांधी जी के कहने पे आ गए। अब यहाँ पे क्या होता है, ये इन दो लोगों का नाम आप याद रखना, ये दो लोग पंजाब से अरेस्ट हो जाते हैं, कांग्रेस के ही कार्यकर्ता होते हैं ये, और ये है आपके। अब देखिए हिस्ट्री में अगर हमारे देश के यूथ को इनका नाम नहीं पता तो इससे पैथेटिक आपका एजुकेशन सिस्टम नहीं हो सकता। सत्यपाल एंड दूसरे हैं आपके सैफुद्दीन। ये दोनों लोग आपके हो जाते हैं अरेस्ट पंजाब में। कभी कभी मैं भूल जाता हूँ इसको यूज करना, या ये ही थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है आगे। ठीक है, तो ये दोनों अरेस्ट हो जाते हैं, ये अरेस्ट हो जाते हैं। अब ये अरेस्ट हो जाते हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंस होता है कि लोग आते हैं, इनके जो लोकल लोग हैं, लोकल पीपल प्रोटेस्ट करते हैं इनके अरेस्ट को लेके। और जब यहाँ के लोकल लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो वो प्रोटेस्ट करते हैं आपके जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग में, अब जलियांवाला बाग में वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, और जब वो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं उन्हें नहीं पता होता कि यहाँ पे सेक्शन 144 लगा हुआ है। और जैसे ही ये बात वहां पे जो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होते हैं जनरल डायर उनको पता चलती है तो वो ऑर्डर कर देते हैं ओपन फायर। ऑलमोस्ट 1000 पीपल डाइड। और ये लोग डेफिनेटली ये लोग कोई मूवमेंट करने नहीं आए थे, अदरवाइज बच्चे और फीमेल्स नहीं होती। तो अब आगे फेमिनिस्ट तो इसको ऑब्जेक्ट करेंगे, सर ऐसे कैसे बोल रहे हो आप, जेंडर सेंसिटिव हो रहे हो, स्टीरियोटाइप हो, बट उस टाइम पे यही माना जाता था। ठीक है, आज भी कुछ हद तक यही माना जाता है। इसलिए आज भी किसी भी मूवमेंट में अगर वुमेन पार्टिसिपेट कर रही है, irrespective of the ideology of that movement, for a democratic country, for a country which discriminate on the basis of gender, it is a good news। तो शाहीन बाग को आप कितना भी क्रिटिसाइज कर लें, लेकिन फीमेल्स ने प्रोटेस्ट किया था, ये अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे भी फार्म प्रोटेस्ट में भी जो फीमेल्स की इन्वॉल्वमेंट है वो कहीं ना कहीं दिखा रही है कि ठीक है सोसाइटी थोड़ी प्रोग्रेसिव होती जा रही है। तो इनको थोड़ा सा याद रखना, कहीं पीआई वगैरह में डिबेट्स में यूज करना। शाहीन बाग की आप आइडियोलॉजी को लेके डिस्प्यूट कर सकते हो, उनके इशू को लेके आप डिस्प्यूट कर सकते हो, बट उन्होंने जिस तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट किया उसको आप, और फीमेल्स का जो रोल था उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। है कोई डिसएग्रीमेंट मेरी इस स्टेटमेंट से? नो सर। ठीक है, तो ये है, तो बिल्कुल ही ऐसे नहीं लेना है। तो जनरल डायर ने किया। अब देखिए अगर आप बड़े लेवल पे पढ़ेंगे हिस्टोरियंस को तो दे विल से कि ठीक है आज आपके लिए बहुत इजी है जनरल डायर को ब्लेम करना थोड़ा, लेकिन आपका कोई मॉरल ग्राउंड नहीं है इंडियंस का इसको क्रिटिसाइज करना। क्यों नहीं है? जनरल डायर ने तो ऑर्डर कर दिया था, लेकिन ओपन फायर करने वाले में से जो मेजॉरिटी थे वो तो इंडियंस ही थे ना। समझे मेरी बात? यस सर। यस सर। ब्रिटिश आर्मी में जो 90% तो वो सारे हिंदुस्तानी तो थे। जनरल डायर ने ऑर्डर कर दिया, आपने फायर ही क्यों करा? ठीक है, वो तो थे, उनको तो गालियां दे लो, लेकिन हमारे भी तो लोग थे जिन्होंने ओपन फायर किया इनके कहने पे, तो आपने किया ही क्यों? नो, तो ठीक है ये हुआ। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पे क्या किया, अपना उनको जो नाइटहुड मिला हुआ था उसको उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। ठीक है, तो नाइटहुड ये एक जस्ट ये एक प्रेस्टिजियस एक सम्मान मिलता था, तो उसको इन्होंने ये मिलने वाला था, एक्चुअली डिक्लेयर हो गया था, तो उसको उन्होंने डिनाई कर दिया कि नहीं मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा।
तो ये थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि बाद में एक दो इवेंट में और भी लीडर ने ऐसा किया था। रविंद्रनाथ टैगोर, जनरल डायर आप सभी को पता ही है। इस पे एक कमेटी बैठी थी, अभी मैं वो आपको बता दूंगा उस कमेटी का नाम, जिसने जनरल डायर को इनोसेंट बोला। ठीक है, क्लियर है आपको यहाँ तक? जलियांवाला बाग का कौन सा ईयर था सर? द एंटायर थिंग। ये तो आपका 1919 ही चल रहा है, 1919। ये अप्रैल का इंसिडेंट है, ये सारा 15-20 दिन के अंदर ही हो गया, बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं चल रहा था। जैसे ये मूवमेंट स्टार्ट होता है और वो कब हुआ, तो ये सारा 10-15 दिन के अंदर में ये सारा इवेंट हो गया। ठीक है, यस सर। अब है आपका नेक्स्ट इवेंट है 1919 से 1922, 1922। ये है आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत इशू। अच्छा, मैं आपको बहुत सारी चीजें समझाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे मेंशन वही करूंगा जिस फैक्ट पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो बाकी चीजें समझने के लिए सुनना, लेकिन यहाँ पे मैं मेंशन सिर्फ फैक्ट्स ही करूंगा, क्योंकि लिखने में भी थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता है। ओके, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत इशू। तो आपका हुआ क्या, वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुई, और वर्ल्ड वॉर वन में जो आपका टर्की था वो ब्रिटेन के अगेंस्ट था। तो ब्रिटेन हो गया, उसके वर्सेस में था आपका टर्की। तो फाइनली जैसे ही ब्रिटेन जीता तो उसने टर्की को पेनलाइज किया, टर्की को पेनलाइज किया। और टर्की के जो हेड थे वो थे खलीफा। खलीफा एक काइंड ऑफ पोस्ट थी, और ये मुस्लिम्स के रिलीजियस हेड थे। तो ब्रिटेन ने क्या किया, खलीफा को अरेस्ट कर लिया। मुस्लिम्स के लिए तो ये बड़ी एक शर्मनाक सिचुएशन थी, एम्ब्रेस थे, और थोड़ा सा क्या मैं बोलूं, मुस्लिम्स के लिए ये भी था कि वो जिसको रिलीजियस हेड मानते हैं, मैसेंजर ऑफ गॉड मानते हैं, उनको ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर लिया। तो इसका इफेक्ट ये हुआ, जितनी भी कॉलोनीज थी वहां पे प्रोटेस्ट किया, मुस्लिम्स ने प्रोटेस्ट किया, इंक्लूडेड इंडिया। तो यहां पे इंडिया में क्या हुआ, गांधी जी ने इसको सपोर्ट किया। यस सर। गांधी जी सपोर्टेड दिस कॉज, क्योंकि गांधी जी को लगा कि इससे भाई हिंदू मुस्लिम की यूनिटी आ जाएगी। एक मुसलमानों का मुद्दा है, लेकिन अगर हिंदू भी इस मुद्दे पे सपोर्ट करेंगे तो शायद हमारे यहाँ पे हमारे देश में जो एक हिंदू और मुसलमानों के बीच में दरार है वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें चलती रही। और इंडिया में इसका रिस्पॉन्स ये था, इंडिया के भी कुछ लीडर ने ये जो प्रोटेस्ट करा, इस प्रोटेस्ट से रिलेटेड एक कमेटी बनी थी, वो थी आपकी इस, क्योंकि एक कमेटी पे क्वेश्चन आ सकता है, खिलाफत कमेटी। खिलाफत कमेटी, और ये खिलाफत कमेटी आपकी बनाई थी अली ब्रदर्स ने, यस अली सर। ब्रदर। और इसमें गांधी जी को इसका बना दिया गया प्रेसिडेंट, गांधी जी को इसकी लीडरशिप दे दी। ठीक है, गांधी जी ने इसके चेयरमैन बन गए थे। गांधी जी का है, गांधी जी चेयरमैन। तो ठीक है, ये मूवमेंट चला। अब तो ये खिलाफत इशू समझ में आपको आ गया। तो खिलाफत इशू हुआ तो एक बड़ा अच्छा पुश मिल गया। अब गांधी जी अभी तक देश में आ चुके थे, और गांधी जी का मेन एम ये छोटे मोटे आंदोलन करना नहीं था, देश को आजादी दिलानी थी। तो यहाँ पे गांधी जी को लगा कि टाइम आ गया है और हम स्टार्ट करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये दोनों एक साथ ही, साइड बाय साइड ही, एक साथ ही डेवलप हुए। इवन जितने भी ये जो खिलाफत कमेटी के मुस्लिम लीडर थे, इन्होंने भी अच्छे तरीके से बढ़ चढ़ के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा था। तो एक खिलाफत इशू आप सभी लोगों को समझ में आया? यस सर। यस सर। ये जो मैं ऐसे डायग्राम वाइग्राम बना रहा हूँ, थोड़ा सा पिक्टोरियल मेमोरी से थोड़ा मेमोराइज करने में आपको आई होप आसानी होनी चाहिए, पहली बार पढ़ रहे हो तो। मैं क्या बार बार गलत कर देता हूँ, ये जो भाग जाता है।
आप ही लोग को सेशन दे दो, क्या हो गया इसको, वन नोट। ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपका चला। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसमें क्या था, दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। सुन रहे हैं आप लोग मुझे? यस Yes, sir. ओके, सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में कांग्रेस का सेशन हुआ, INC 1920 INC लिख रहा हूं, दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट 1920 सेशन ऑफ INC। तो ये सेशन हुआ नागपुर में। तो यहाँ पे इन्होंने एंडोर्स किया, इस मूवमेंट को सपोर्ट किया कि ठीक है आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च कीजिए। ये सारा ठीक है चलता रहा। अब इसमें क्या था, इसमें एक दो मेन इवेंट थे। यहाँ पे एक आपको पॉइंट याद रखना है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, कि गांधी जी ने फेमसली बोला यहाँ पे कि अच्छा, इसमें मेन आइडियोलॉजी ये थी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या है, गांधी जी ने सभी लोगों को ये समझाया, देखो ब्रिटिशर्स, और ये गांधी जी ने अपनी, गांधी जी 1989 में किताब लिखी थी, उसमें गांधी जी ने ये बोल दिया था कि ब्रिटिशर्स इंडिया में इंडियंस की हेल्प से रूल कर पा रहे हैं, इंडियन हेल्प कर रहे हैं ब्रिटिशर्स को, एडमिनिस्ट्रेशन में, मिलिट्री में, पुलिस में, हर चीज में ब्रिटिशर्स हेल्प कर रहे हैं। अगर ब्रिटिशर्स हेल्प ना करें तो वो इंडिया में रूल ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इन्होंने ये बोला कि जितने भी लोग हैं, आप कुछ भी कर रहे हो, एडवोकेट हो, स्टूडेंट हो, पुलिस में हो, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, कहीं पे भी हो, इवन इफ यू आर अ पॉलिटिशियन, अगर आप काउंसिल के मेंबर भी हो, हर तरीके से रिजाइन दे दो, आप अंग्रेजों के साथ काम भी मत करो। और अगर आप ऐसा करेंगे तो अंग्रेज इस देश को चला ही नहीं पाएंगे, और जब अंग्रेज इस देश को चला ही नहीं पाएंगे तो उन्हें छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ये नॉर्मली गांधी जी की कैंपेन थी। तो इसमें बड़े बहुत सारे जो एडवोकेट्स थे, आपके जवाहरलाल नेहरू जितने भी थे, इन सभी लोगों ने यहाँ पे क्या मैं बोलूं, इन सभी लोगों ने यहाँ पे अपनी जॉब छोड़ के आ गए। इवन सी इसमें स्टूडेंटों से गांधी जी ने बोला स्टूडेंटों से कि यू आर कॉन्फिडेंट, तुम भी अपना स्कूल छोड़ दो। और कैन यू इमेजिन, उस टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट, लाखों स्टूडेंट गांधी जी के कहने पे स्कूल छोड़ के आ गए। नाउ आज देखिए वैल्यू सिस्टम कितना गिर गया है। आज की डेट में अगर देश का प्रधानमंत्री भी बोले कि एक क्लास बंक करके ही आ जाओ, तो यूथ तब ना पहुंचे वहां पर, वो बोले मतलब कुछ और ही बोलेगा। तो उस टाइम पे गांधी जी की एक आवाज पे, तो किसी भी डेमोक्रेसी में लीडर के ऊपर ट्रस्ट करना, ऐसा वैल्यू सिस्टम होना, ये भी बड़ा क्रिटिकल है। आज की डेट में ऐसा नहीं है। तो वैल्यू सिस्टम भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो गया है गांधी जी के कहने पे। तो उस टाइम पे लोग आ जाते थे। यार फिर रुक गया। अरे यार क्या हो जाता है इसे? सर ये वन नोट है ना, हम्म। काफी हैंग करता है सर ये। नहीं, हैंग नहीं कर रहा, पता नहीं ये ही कंफ्यूज हो रहा है, कमांड नहीं ले रहा। ये रहा, इस पे क्लिक करो, सिंपल चल जाता है, चल ही नहीं रहा है। टाइप आप आ गया, मर्जी है इसकी भी। सो 1920 नागपुर सेशन था। अब मैं आपको यहाँ पे मेन पॉइंटर मैं बता रहा हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या याद रखना है। सो यहाँ पे क्या हुआ, जिस दिन ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था उस दिन ही गांधी जी ने एक तिलक फंड लॉन्च कर दिया, तिलक फंड। और उन्होंने ये बोला कि मैं उसी, सॉरी, स्वराज फंड, स्वराज फंड,
स्वराज फंड और तिलक फंड जो भी आप इसको बोले, तो ये बोलने के लिए क्योंकि इस टाइम पे भी बाल गंगाधर तिलक, एक्चुअली जिस दिन आंदोलन स्टार्ट हुआ उसी दिन ही बाल गंगाधर तिलक की डेथ हो गई थी, एज काफी हो गई थी उनकी। तो इन्होंने उसको थोड़ा कैपिटलाइज करने के लिए और लोगों को थोड़ा इन्वॉल्व करने के लिए ये स्वराज फंड लॉन्च कर दिया। एंड कैन यू इमेजिन कि 4 दिन के अंदर में उसमें 1 CR रुपए इकट्ठे हो गए, 1 करोड़। नाउ कैन यू इमेजिन कि 1920 का 1 CR और आज 2020 में कितनी वैल्यू होगी इसकी? कोई गैस कर पाएगा? उस टाइम का 1 CR और आज की कितनी वैल्यू होगी? अरे गैस कर दो यार कुछ भी। पैसे मांगने नहीं वाला। सर तब का 1 करोड़, अब का तो बिलियन होगा। बिलियन तो कम से कम होगा, और भी ज्यादा हो सकता है। सी मतलब बहुत क्या उस टाइम पे 1-2 रुपए सैलरी हुआ करती थी, 2-3 रुपए सैलरी हुआ करती थी टीचर्स की, ये था उस टाइम पे। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट था उस टाइम पे। और एक और चीज, उस टाइम पे कोई बैंकिंग पेनिट्रेशन नहीं था, कोई उस टाइम पे गूगल पे नहीं था कि लोगों से बोला, और कोई फेसबुक नहीं था, ट्विटर नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था कि लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंचे और लोग इजीली पे भी कर दें। उस टाइम पे देखा ना लोग कितने इमोशनल इस कॉज के लिए कनेक्टेड थे। आज की डेट में करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ठीक है, आंदोलन चला और फेमसली इस पे क्वेश्चन आ सकता है। गांधी जी ने बोला कि अगर आप सभी लोग, ये मतलब कोई मेन प्लान में नहीं था, बट गांधी जी ने बोल दिया कि आप सभी लोग अगर ऐसे ही नॉन कॉपरेशन को कंटिन्यू करोगे तो 1 साल में हमें आजादी मिल जाएगी। प्रैक्टिकली क्या गांधी जी ऐसा मानते थे वो कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, बट गांधी जी ने ऐसा बोला था। अब इसमें क्या होता है, ठीक है, 1922 आता है, आंदोलन अच्छे से चल रहा होता है। 5 फरवरी की बात होती है 1920। तो यहाँ पे आंदोलन अच्छे से चल रहा होता है, लेकिन एक जगह, ये एक विलेज होता है चौरा चौरी, चौरी चौरा चौरा चौरी चौरा सर, तो चौरी सॉरी चौरा चौरी चौरा, चौरा, हाँ। CHAURA, चौरी चौरा इंसिडेंट हो जाता है। गोरख- चौरी चौरा एक आपका यूपी में पड़ता है, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे ये जितने भी स्वराजिस्ट थे सारे के सारे, ये जो भी आपके सत्याग्रही थे वो वायलेंट हो जाते हैं, 22 पुलिस वालों को वो मार देते हैं। और यहाँ पे गांधी जी को जैसे ही ये पता चलता है, गांधी जी इस प्रोटेस्ट को कॉल्ड ऑफ कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, बंद कर देते हैं, वापस ले लेते हैं गांधी जी इस मूवमेंट को। अब उसको भी बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं, तो उसको भी बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इवन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक तो थे नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सारे लोग बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं गांधी जी को कि इन्होंने ये मूवमेंट वापस क्यों लिया। बट अगर आप अच्छे से एनालाइज करते हैं तो पता चलता है कि गांधी जी का डिसीजन सही था। मूवमेंट अपनी जो स्पिरिट थी खो चुका था, लोग भी इतने मोटिवेटेड नहीं थे। लोगों को लंबे समय तक पीसफुली रखना, मोटिवेट रखना डिफिकल्ट है। अगर आप इस फार्म प्रोटेस्ट को 2 साल तक, 1 साल तक भी चलाएंगे ना, तो पता चलेगा कि बहुत सारा यूथ तो माइंड वॉश उनका हो जाएगा और वो टेररिस्ट ही बन जाएंगे कि ठीक है अब तो इस देश से ही बदला लेना है, क्योंकि बड़ा डिफिकल्ट होता है। हाँ ये बड़ा डिफिकल्ट। जी सर। सर वायलेंट मूवमेंट को फिर वो क्रश भी तो मतलब करना इजी हो जाता है ना फिर, मतलब जैसे फॉर ब्रिटिशर्स के लिए। देखिए, एक पीसफुल मूवमेंट ज्यादा स्ट्रांग होता है कंपेयर टू अ वायलेंट मूवमेंट। उसके कई सारे कारण है। मेन एक कारण, 3-4 मैं आपको रीजंस लिस्ट करूं। पहला ये होता है कि आप किसी भी पीसफुल मूवमेंट को लंबे समय तक चला सकते हैं। एक वायलेंट मूवमेंट लंबे समय तक आप नहीं चला सकते डिफैक्टो। दूसरा, किसी भी पीसफुल मूवमेंट में आपका जो सपोर्ट बेस है आप उसे एनहेंस कर सकते हो, तो मास पार्टिसिपेशन हो सकता है। अब देखिए, एक दिन फार्म लॉ में इन्होंने रेड फोर्ट पे जो किया है, एक दिन किया और बहुत सारे किसान थे वो वापस उन्होंने जाना स्टार्ट कर दिया। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल किसी वायलेंट मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। पीसफुल लंबे समय तक लोग प्रोटेस्ट करते हैं और ज्यादा लोग प्रोटेस्ट में आ जाते हैं, लंबे समय तक आप इसको चला सकते हो। प्लस गवर्नमेंट इसको सप्रेस नहीं कर पाती है, गवर्नमेंट सप्रेस नहीं कर पाती। वायलेंट मूवमेंट शॉर्ट टर्म होगा,
कम लोग उसमें आएंगे और गवर्नमेंट सप्रेस कर देगी, हेंस वो एक वीक मूवमेंट है। सी लाइफ में इस चीज को याद रखना, पढ़ाई वढ़ाई तो होती ही रहती है। आप जिस भी व्यक्ति ने लाइक अगर आप गांधी जी की पूरी फिलोसफी समझेंगे, गांधी जी को पढ़ेंगे, तो उसने बोला कि एक वीक व्यक्ति वायलेंट हो जाता है, तो पीसफुल रहना वीक व्यक्तियों का काम नहीं है। जो बहुत ही स्ट्रांग व्यक्ति होते हैं वो पीसफुल रहते हैं। और यहां पे गांधी जी ने बोला कि ये जो आपका नॉन वायलेंस है, उसकी जो फ्लैगशिप जो उसको फॉलो करते हैं उस फिलोसफी को, वो वुमेन है। और ये कहीं भी आपने देखा भी होगा, फैमिली में पापा वायलेंट हो जाते हैं लेकिन मम्मी हमारी भी सुन लेती है और पापा की भी सुन लेती है। नॉर्मली एक दो एक्सेप्शन हो सकती है, बट नॉर्मली फीमेल कंपेयर टू मेल बहुत वायलेंट नहीं होती है, नॉन वायलेंट होती है। और यानी कि वो बहुत स्ट्रांग है अकॉर्डिंग टू गांधी जी, और ये सही भी है। आप लास्ट टाइम याद करना, आप जब भी वायलेंट हुए हैं, इट्स जस्ट कि आप सिचुएशन को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। ये आपके अंदर वीकनेस है। अगर आप वायलेंट हो गए तो आप सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते हैं, यू आर अ वीक लीडर, वीक मैनेजर, दैट्स व्हाई आप वायलेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वायलेंट होना आपकी साइकोलॉजिकल कंडीशन के बारे में बता रहा है। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ, मैंने भी पढ़ा था, मुझे अच्छा लगा था। मैं नेक्स्ट टाइम जब भी वायलेंट होता हूँ तो मैं याद कर लेता हूँ कि अच्छा मैं इस सिचुएशन को मैनेज नहीं कर पा रहा। आप एक, चलो छोड़ो, पहले एग्जाम का ही पढ़ लेते हैं, तो ये थोड़ा सा याद रखना। ओके, सो कहाँ पे थे? तो ठीक है, ये मूवमेंट अब खत्म हो जाता है। अब दोबारा से कांग्रेस एक पार्टीशन की टाइप पे आ जाती है। कांग्रेस में दोबारा से एक क्या होता है, दो ग्रुप इमर्ज हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये दो ग्रुप इमर्ज होते हैं कांग्रेस में से ही, और आप बताना आप किसकी साइड जाना पसंद करेंगे। एक होता है स्वराजिस्ट और दूसरे होते हैं नो चेंजर्स। अब यहां पे क्या हुआ, और इसी से फिर आपकी स्वराज पार्टी बनती है। स्वराज पार्टी 1922, स्वराज है, स्वराज है, अलग अलग इसको लोग बोलते हैं, आइडिया वही है। नाउ इन दोनों का बेसिक क्या होता है, स्वराज वर्सेस नो चेंजर्स। अब आंदोलन खत्म हो गया है, चोरा चोरी इंसिडेंट के बाद आंदोलन वापस ले लिया गया है। अब कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि सिंस आपका आंदोलन खत्म हो गया है, तो अब हमें, जो लोग मेनली जो पॉलिटिशियंस थे, काउंसिल मानिए पार्लियामेंट और स्टेट का जो भी असेंबली थी, तो कुछ लोगों ने, स्वराजिस्ट ने सपोर्ट किया टू एंटर काउंसिल, इन काउंसिल। ठीक है, अब अपना आंदोलन खत्म हो गया है, तो अब जो बॉयकॉट है उसे खत्म करो, गवर्नमेंट के साथ मिलके काम करो। साथ मिलके काम नहीं करना है, अपनी अपनी पोस्ट पे जाओ और वहां रह के प्रोटेस्ट करो। अभी जो नो चेंजर्स थे, इन्होंने मनाई कर दिया। इन्होंने बोला कि अब हम किसी भी गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट ही नहीं करेंगे, अलग अलग ही काम चलेंगे, और अब तो देश जब आजाद होगा तभी हम अपने देश में ही काम करेंगे, अंग्रेजों के साथ हम काम ही नहीं करेंगे। बस लीडर कौन कौन थे वो आप देख लेना। स्वराजिस्ट चाहते थे गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट करो, वो मेन थीम है। इन्होंने बोला नहीं, इस आंदोलन की, ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, इसकी स्पिरिट को हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, आंदोलन खत्म हो गया, कोई इशू नहीं है, लेकिन जो इसका एसेंस था उसको अब हम कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे ये किसने, कौन कौन यहाँ पे थे, तो यहाँ पे थे आपके मेन मेन जो लीडर थे, इनका नाम याद रखना। एक थे CR दास और दूसरे थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू, देखिए कितनी बड़ी कितनी अच्छी बात थी उस टाइम पे कि मोतीलाल नेहरू तो यहाँ पे खड़े थे, जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे खड़े हुए। आज की डेट में क्या एक्सपेक्ट करोगे कि एक आइडियोलॉजिकल थॉट को लेके जो फादर एक डायरेक्शन में खड़ा और बेटा एक डायरेक्शन में खड़ा है, तो उस टाइम के लीडर इतने कमिटेड थे। ये नहीं है कि तुम, पापा बोल रहे हैं कि तुम मेरे बेटे हो, आओगे नहीं, या बेटा बोल रहा है पापा को इमोशनली कर रहा है। सबका अपना अपना पॉलिटिकल स्टैंड था। इस साइड कौन थे आपके, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो इस साइड थे। अब आप किस डायरेक्शन में जाना पसंद करेंगे? व्हाट डू यू थिंक, अगर आपको ऑप्शन मिले तो? सर नॉन कोऑपरेशन।
वेरी गुड, नॉन कॉपरेशन। बाकी सर नॉन कोऑपरेशन। Changes. Same, sir, non-cooperation. नॉन। Yes, sir. ओके, बाकी लोग बताइए। सर नॉन कोऑपरेशन। नॉन कॉपरेशन, ठीक है, अपना सोच के बताना। यार ज्यादा ही हैंग हो रहा है कुछ, अब नीचे भाग जाएगा। तो बाकी लोग, तो मैं ये सोचूं कि मेजॉरिटी ऑफ द लोग हैं आपके नो चेंजर्स, है ना? ठीक है। अब इसका तो हमें पता है, पता चल गया कि बाद में कौन ही सही थे, क्योंकि ये हिस्ट्री है तो पता चल गया था कि बाद में किसने सही काम किया किसने नहीं। ये फिर रुक गया। सी, जो भी लोग नो चेंजर थे ना, ये आइडियलिस्ट लोग थे, आइडियलिस्ट लोग थे मेनली। अब आइडियलिस्ट लोग, आपको पता है, ये प्रैक्टिकली हो जाते हैं फेल। ठीक है ना, कि आप लोग जिंदगी में झूठ बोलूंगा ही नहीं, सच के रास्ते पे चलूंगा, इस तरीके का आइडियलिज्म, ना 1 रुपया लूंगा, ना 1 रुपया किसी को दूंगा, करप्शन बिल्कुल नहीं करूंगा। तो ये आइडियल्स है, ये बातें सही है, लेकिन प्रैक्टिकल दुनिया में ये फेल हो जाती है। ऐसा ही इनके साथ हुआ। तो फाइनली तो नो चेंजर्स थे इन्होंने भी, क्योंकि आप देखिए ना, देखो ये आपको एक चीज पकड़ लेनी चाहिए थी, ये नो चेंजर्स आजादी तो 1947 में जाके मिली, और इन सारे लोगों ने 1930 आते आते सबने सरकार के साथ कोऑपरेट करा। अदरवाइज इन लोगों को तो सरकार से बात ही नहीं करनी थी। चलो बात तो करना था, लेकिन सरकार की पोस्ट नहीं लेनी थी। इन सब लोगों ने सरकार की पोस्टें ली। कांग्रेस ने अच्छा खासा फिर सरकार के साथ मिलकर काम किया। तो फाइनली जो वो स्वराजिस्ट थे, जो वो बोल रहे थे 4-5 साल के बाद, सभी लोगों ने यही काम किया। इवन गांधी जी ने भी फिर उन्हीं को ही सपोर्ट किया कि तुमने सही काम किया। तो फाइनली सारे लोग फिर वो समझ में आया ना मैं क्या कह रहा हूँ? जल्दी में मैंने बताया है। बाद में ये इन सब लोगों ने 4-5 साल के बाद ही ये गवर्नमेंट के साथ मिलके इन्होंने अपनी लड़ाई को नेगोशिएट किया। गवर्नमेंट ने कुछ दिया कुछ लिया, लेकिन ये नहीं था कि अब हम कॉपरेट ही नहीं करेंगे, सबने कॉपरेट किया। ठीक है, तो ये सारा था। अब ये खत्म हो जाता है मुद्दा। अब यहाँ पे नेक्स्ट मुद्दा आता है, वो आता है आपका, ये कहां से उठेगा? अच्छा, अब एक एक्ट पास हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसमें भी बहुत सारे प्रोविजंस आए। इसमें क्वेश्चंस, अब सभी लोग हैं ना? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 पास हुआ। इसमें इन्होंने 2-3 प्रोविजन दिए। पहला प्रोविजन तो ये था कि इन्होंने सेपरेट इलेक्शन सिखों को भी दे दिया, और भी 2-3 एंग्लो इंडियंस को भी दे दिया। एंग्लो इंडियन समझते हो ना? पॉलिटी में बताया हुआ है यस मैंने। सर, Yes, sir. एंग्लो इंडियन के लिए 2 सीटें रिजर्व थी पहले तक। एंग्लो इंडियन के लिए 2 नॉमिनेशन होते थे लोकसभा में। अब इस वाली में नहीं हुए हैं। कौन सी लोकसभा में नहीं हुए? 17th लोकसभा में नहीं हुए। इससे पहले तक होते थे। और एक मेंबर आज भी हर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉमिनेट होता है एंग्लो इंडियन का। ओके, तो ये वो एंग्लो इंडियन थे। एक तो इन्होंने ये दिया। दूसरा, इन्होंने अब ये 2-3 टर्म दिए थे। अब मैं इनको समझाऊंगा तो सारा टाइम इसी में खत्म हो जाएगा, बट याद रख लेना। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक बाइकैमरलिज्म, ये लेके आए। बाइकैमरलिज्म लेके आए। दूसरा, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया डायरकी। नाउ व्हाट इज बाइकैमरलिज्म? होता है, आप हमारे देश में देखते हो, यस, लोकसभा प्लस राज्यसभा। तो यहाँ पे 2 हाउसेस थे, तो अब ये 2 हाउसेस लेके आ गए। इससे पहले एक ही हाउस था, लेकिन अब यहाँ के बाद में 2 हाउसेस हो गए। एक सेकंड आया मैं। और
और दूसरा एक प्रोविजन था डायरकी। ये डुअल गवर्नमेंट से अलग था। कैसे अलग था बताऊंगा चलो कभी, अब इसको थोड़ा ये समझाने में टाइम लगेगा, बट याद रखना। और ये एक और चीज लेके आए थे, वो था आपका, अच्छा ये देख लेना, एक आता डायरकी उन्होंने इंट्रोड्यूस करी स्टेट लेवल पे, स्टेट लेवल पे 1999 में, क्योंकि ये 1999 एंड 1935 में इन्होंने दो बिल्कुल सिमिलर चेंजेस से किए थे, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और इन्होंने क्या किया, सब्जेक्ट सॉरी, डायरेक्ट डायरेक्ट की क्या लिखा है? डायरकी है, डी आई है, डी डी वाई है, YARC डी वाई सी एच में। एच वाई वाई, ये मैंने आई कर दिया, डी वाई ए आर सी एच वाई। डायरकी क्या था, इन्होंने कुछ नहीं किया। डायरकी में जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं ये, अच्छा डायरकी स्टेट लेवल पे लेके आए थे। तो डायरकी में आपने क्या किया, आपने कॉन्सेप्ट तो सुना होगा ना आज भी, स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये सुना हुआ है। यस सर। तो एक राज्य को जितने भी काम मिलते थे उनको उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, रिजर्व लिस्ट और दूसरा था ट्रांसफर लिस्ट। अब आप इसका बैकग्राउंड देखिए, गांधी जी बोल रहे थे कि सॉरी, गांधी जी तो मेन इवेंट नहीं था, हाँ होम रूल मूवमेंट हुआ था कि हम अपने आप को खुद चलाएंगे। होम रूल मूवमेंट ये था कि देश के लोग ही खुद को चलाएंगे, अंग्रेज यहाँ से मतलब अंग्रेज हमें पावर दे। तो इन्होंने कहा कि ठीक है स्टेट लेवल पे पावर ले लो, सारे कामों को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ट्रांसफर पे जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे कुछ को यहाँ पे डाल दिया, कुछ सब्जेक्ट को यहाँ पे डाल दिया। ट्रांसफर पे इंडियन लीडर थे, इंडियन लीडर इन पे काम करेंगे। रिजर्व को गवर्नर ने अपने पास रखा। तो इन्होंने टेक्निकली क्या काम करा, जितने भी मेन थे उनको अपने पास रखा, जैसे फाइनेंस को अपने पास रखा, एग्रीकल्चर को यहाँ पे दे दिया। अब आप एक बात बताइए, अब एग्रीकल्चर फेल हुई है तो अंग्रेज ये बोल रहे हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर तो आप ही हो, हमारे पास क्यों आ रहे हो। लेकिन जब तक फाइनेंस ही नहीं मिलेगा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कैसे काम करेगी। तो इन्होंने काइंड ऑफ डुअल गवर्नमेंट क्रिएट कर दी। बाहर से दिख रहा है कि इंडियन पावर में है, लेकिन मेन पावर किसके पास थी, वो गवर्नर के पास थी। यस सर। ठीक है, तो ये आपका डायरकी। तो ये फेल करना चाहते थे इंडियन लीडर को कि देखो तुम्हारे बस की कुछ काम करना नहीं है, और उन्होंने स्ट्रक्चर ही डिफेक्टो ऐसा बनाया था कि वो परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। जैसे आप देखिए दिल्ली सरकार ये बोलती है कि हमारे पास पावर ही नहीं है, सारी की सारी पावर एलजी के पास है, और सेंट्रल गवर्नमेंट एलजी के द्वारा दिल्ली पे रूल करती है। तो हमारे पास परफॉर्मेंस के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो ये था। अच्छा, इसमें एक प्रोविजन ये था कि 10 साल के बाद हमें कमीशन बनाएंगे, और वो कमीशन डिसाइड करेगा कि आपने कैसा काम किया है, वो फर्दर आपको और पावर देगा। ये इस लॉ में ही था। ठीक है जी। तो फाइनली 1929 को वो कमीशन बनना था, लेकिन उसके बीच में ही एक बड़ा आंदोलन गांधी जी ने कर दिया, और वो आंदोलन था आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो लोग वहां पे भी फ्रस्ट्रेटेड थे, तो उनको थोड़ा सा पैसिफाई करने के लिए उन्होंने इसको अपॉइंट कर दिया 2 साल पहले ही। यदि फिर रुक रहा है तो 2 साल पहले ही उन्होंने अपॉइंट कर दिया, और वो आपका आया साइमन कमीशन। आप लोग अभी थके तो नहीं हो ना? No, sir. No, sir. अच्छा, ऑन एन एवरेज कितना अभी आप पढ़ रहे हो? 6 hours 7 hours? 6 hours। कॉलेज है सभी लोगों का? No sir. वेरी गुड। तो फिर तो यार देश के प्रधानमंत्री और सब 15-15 घंटे काम कर रहे हैं। चलो देखिए, सो अभी मैं अभी क्या कहते हैं इसको, ऑलमोस्ट 1933 तक की 40 से स्टार्ट होता है, वो 15 मिनट की इवेंट है। तो आई विल ट्राई कि अगले 15 मिनट में मैं इसको, पर ये चल जाए मेरा, चल जा भाई।
क्या है? Okay, so सर आप ओरली समझा दो। ओके बस मैं लास्ट बार देख रहा हूँ। ठीक है चलो ओरली मैं जल्दी समझा दूंगा, एक बार आप फिर पढ़ लेना। सो इसके बाद नेक्स्ट इवेंट होता है आपका 1927 साइमन कमीशन। अब इस साइमन कमीशन का एम क्या था? ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है इसमें हमारी परफॉर्मेंस का एनालिसिस करना था। ठीक है, साइमन कमीशन अपॉइंट हो जाता है, लेकिन साइमन कमीशन ये जैसे ही अपॉइंट होता है इसमें के सारे मेंबर वाइट होते हैं, एक भी आप इंडियन रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हैं। अब अगर आपने एक भी इंडियन रिप्रेजेंटेशन नहीं दी तो सारे के सारे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो उसको अपोज करती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस अपोज करती है उसको कि इसमें इंडियन रिप्रेजेंटेशन तो कुछ है ही नहीं। 1927 साइमन कमीशन। इंडियन रिप्रेजेंटेशन इसमें है ही नहीं। ठीक है, अब साइमन कमीशन इंडिया में लैंड होता है लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस उसको बॉयकॉट करती है और यहाँ पे नारे लगते हैं गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। और यहाँ पे यूथ आपकी लीडरशिप है वो अच्छे से इस आंदोलन में मूवमेंट अगेंस्ट या प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइमन कमीशन, यूथ लीडरशिप इसमें बाहर निकल के आती है। और यहाँ पे ये भी होता है आपके लाला लाजपत राय, इनके ऊपर लाठीचार्ज हो जाता है, लाठीचार्ज से इनकी डेथ हो जाती है। अब साइमन कमीशन आपके लिए रिफॉर्म लेके आ रहा है, लोग बिल्कुल सही थे, लोगों की डिमांड सही थी, जो उनका पॉइंट था वो बिल्कुल ठीक था, तो लोग उसको बॉयकॉट करते हैं। बॉयकॉट करने के बाद वो आपका बॉयकॉट करने के बाद फिर मैंने छेड़ दिया, फिर गायब हो गया। तो लोग उसको बॉयकॉट करते हैं, बॉयकॉट करने के बाद यस गवर्नमेंट उसको कैंसिल कर देती है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट फिर यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो भी लीडर थे, उनको चैलेंज दे देती है कि ठीक है हम आपके लिए रिफॉर्म दे रहे हैं, वो तो आपको पसंद नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, सारे इंडिया के लीडर जितने भी हैं तो वो अपनी कंबाइंड डिमांड दे दें हमें। वो क्या चाहते हैं? कंबाइंड डिमांड दे दें। यहाँ पे अंग्रेजों को पता था कि यहाँ पे प्रिंसली स्टेट, राजा महाराजा कुछ और सोचते हैं, आईएनसी कुछ और सोचती है, और यहाँ पे मुस्लिम लीग कुछ और सोचती है, हिंदू महासभा का भी गठन हो गया था, हिंदू महासभा कुछ और सोचती है। तो कैन यू इमेजिन, सी इनिशियली मुस्लिम लीग थी, पहले कांग्रेस को हिंदू पार्टी माना गया, तो मुस्लिम लीग आई। अब मुस्लिम लीग फंडामेंटलिस्ट होती जा रही है, तो फिर यहाँ पे एक वैक्यूम आया कि हिंदुओं के लिए कोई पार्टी नहीं है, फिर हिंदू महासभा भी आ गई, हम हिंदुओं के लिए है। प्लस यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी थी। प्लस आज भी हमारे देश में ऐसे एलीट लोग थे जो कुछ और सोचते थे, तो उन्हें पता था कि ये देश इतना डाइवर्स है, कभी कंबाइंड होकर अपनी डिमांड दे ही नहीं पाएंगे, और अगर इन्होंने डिमांड दी भी तो आपस में लड़ते रहेंगे, फिर हम इनको बोलेंगे कि ठीक है साइमन कमीशन की रिपोर्ट ही मानो। तो ये उनका ये था। अब जो उनको चैलेंज मिला उसको एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पे मोतीलाल नेहरू जो सीनियर लीडर थे, मोतीलाल नेहरू ने 1928 में एक मीटिंग बुलाई, ऑल पार्टी की मीटिंग बुलाई 1928 में। सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करा, सारे लोग आए, और यहाँ पे मोतीलाल नेहरू को सारे लोगों ने, जितने भी अलग अलग एक्टर थे, इन सब लोगों ने अपनी रिकमेंडेशन दी, वो क्या चाहते हैं। प्रिंसली स्टेट ने भी, मुस्लिम लीग ने भी, और बहुत सारे लोगों की जो रिकमेंडेशन थी वो कॉन्ट्राडिक्टरी थी। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला कि हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, और हमें जो मुसलमानों को सेपरेट इलेक्शन मिला है वो नहीं चाहिए, लेकिन मुस्लिम्स ने बोला हमें सेपरेट इलेक्शन चाहिए, तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी था। तो मोतीलाल नेहरू ने सबकी मैक्सिमम डिमांड को मानते हुए, कॉन्ट्राडिक्शन को कम करते हुए, इसी साल के लास्ट में
फैब में मीटिंग हुई थी और लास्ट में उन्होंने रिपोर्ट प्रेजेंट करी। इस रिपोर्ट को हम बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। सुना है कभी आपने इसके बारे में? यस सर। Yes, sir. Nehru report was the first step in making of our own constitution। तो ये फर्स्ट स्टेप थी और बड़ा अच्छा इन्होंने बहुत सारी चीजें दी थी। इसके 2-3 प्रिंसिपल बता रहा हूँ। इन्होंने बोला कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए। डोमिनियन स्टेटस, अब ये डोमिनियन स्टेटस पे क्वेश्चन आ जाता है। डोमिनियन स्टेटस का मतलब फुल इंडिपेंडेंस नहीं थी। डोमिनियन स्टेटस का मतलब आप मानिए कि इंडिया डोमिनियन स्टेटस लाइक ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को उस टाइम पे डोमिनियन स्टेटस मिला हुआ था। इसका मतलब ये था कि हम ब्रिटेन की कॉलोनी बन के रहेंगे, बट इंटरनली हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, एक्सटर्नली फॉरेन पॉलिसी में ब्रिटेन अपनी चला ले, हमें फर्क नहीं पड़ता। उस टाइम पे ब्रिटेन ही यूनिपोलर वर्ल्ड था, ब्रिटेन की पावर चलती थी और कोई था ही नहीं। तो इन्होंने बोला डोमिनियन स्टेट का मतलब है इंटरनली इंडिपेंडेंट है, एक्सटर्नली हम क्राउन के अंडर में आएंगे। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का आपने नाम सुना होगा। इसमें बहुत सारे 54 के करीब मेंबर हैं, सारी कॉलोनीज हैं ब्रिटेन की जो पुरानी एक्स कॉलोनीज थी। तो पहला डोमिनियन स्टेटस था। दूसरा यहाँ पे क्या हुआ कि मुस्लिम्स ने बोला कि हमें 1/3 रिजर्वेशन चाहिए सेंटर की, जो लेजिस्लेटिव होगी, पार्लियामेंट मानो सेंटर का, वहां पे 1/3 चाहिए। प्लस इन्होंने बोला हमें सेपरेट इलेक्शन चाहिए, सेपरेट इलेक्शन। नेहरू ने बोला कि सेपरेट इलेक्शन क्यों ले रहे हो, अगर आपको सीटें चाहिए तो मैं आपको रिजर्वेशन दे देता हूँ, रिजर्वेशन दे देता हूँ सेपरेट इलेक्शन के लिए। तो इन्होंने ये दे दिया। मतलब डेफिनेटली इनसे डिस्कस नहीं किया होगा, इन सबकी रिकमेंडेशन लेके 2-4 मीटिंग करी और बाद में इन्होंने 3-4 महीने के बाद रिपोर्ट लेके आए। ये रिपोर्ट में अपनी ही मर्जी से लेके आए। अब इस रिपोर्ट को कांग्रेस ने भी क्रिटिसाइज किया कि डोमिनियन स्टेटस क्यों दे रहे हो, पूरी आजादी की डिमांड करो। बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया। नाउ यहाँ पे मुस्लिम लीग ने भी क्रिटिसाइज किया कि नहीं, आप हमें रिजर्वेशन क्यों दे रहे हो, हमें तो सेपरेट इलेक्शन चाहिए और हमें सेंटर में ज्यादा सीटें रिजर्व चाहिए, अपनी पॉपुलेशन से ज्यादा चाहिए। सी, अगर मुस्लिम्स की पॉपुलेशन 20% है और आप पार्लियामेंट की 20% सीटें मांग रहे हो तो फिर भी वो जस्टिफाइड है। लेकिन अगर आपकी पॉपुलेशन 20 है और आप ज्यादा मांग रहे हो तो जस्टिफाइड नहीं है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जिन्ना ने एडमेंट हो गया कि आपने 1916 में 1916 में तो कांग्रेस ने बात कर ली थी ना। सर आपकी वॉइस यार ब्रेक हो पूरा गई वॉइस है। ब्रेक हो गया इलेक्शन को सर। मानेंगे तो आप यहाँ पे क्यों नहीं मांग रहे हो? सर कैन यू मान लो। रिपीट? और यहाँ पे जिन्ना थोड़ा सा सर आपका वॉइस ब्रेक हो गया 1916 से। इस नेहरू रिपोर्ट तक जिन्ना ने थोड़ा सा रिफॉर्म किया था, देश के साथ मिलकर काम करने। एक मिनट वेट कर लीजिए प्लीज। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है इतना 1916 से। गैप हो गया, लास्ट क्या बोला था? यस सर। सर एक सेकंड। तो आप ये बताइए लास्ट में क्या बोला था मैंने? सर 1916 हाँ 1916 के पॉइंट से ही सर पूरा चला गया आपका वॉइस। पिछले, अच्छा तो थोड़ी सी बात है, बता। सो 1916 में आगे, तो 1916 में मैंने क्या बताया? नेहरू रिपोर्ट क्लियर? हाँ सर, ये जो ये सर नेहरू रिपोर्ट क्लियर है नहीं? यस सर, नेहरू रिपोर्ट क्लियर है सर। हेलो, हाँ Yes, सर। sir. सबका सुन पा स्क्रीन रहे हैं अभी शेयर, आप लोग? यस, आवाज आ रही है, स्क्रीन नहीं दिख रही। सर स्क्रीन शेयर बंद हो गया।
तो स्क्रीन दिखा अभी आपको? यस सर। यस सर। वॉइस क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो लास्ट में आपको मोतीलाल नेहरू या नेहरू रिपोर्ट पता थी क्या है नेहरू रिपोर्ट? यस सर, यस सर, वो समझ में आ ठीक गया है। सर। तो नेहरू रिपोर्ट थी, नेहरू रिपोर्ट में एक था डोमिनियन स्टेटस, दूसरा रिजर्वेशन था, और भी तीन चार चीजें थी। और भी इसमें ये था कि लिंग्विस्टिक स्टेट था, हम जो स्टेट बनाएंगे वो लैंग्वेज के बेसिस पे बनाएंगे, ये इसमें था। फंडामेंटल राइट्स थे, बहुत सारी चीजें थी। बट यहाँ पे क्या हुआ, नेहरू रिपोर्ट आई 1928 में। तो नेहरू रिपोर्ट को लेके एक डिस्प्यूट हो गया। नेहरू रिपोर्ट को लेके इन्होंने, मुस्लिम लीग ने मना कर दिया कि मैं इसको नहीं मानूंगा, अदरवाइज इसमें आप कुछ अमेंडमेंट कीजिए। और जब जिन्ना की बात को नहीं माना गया, तो जिन्ना यहाँ पे मैंने आपको बताया थोड़ा कांग्रेस के पास आने की कोशिश कर रहे थे, अपने जो मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट थे उनसे ऊपर उठ के बात कर रहे थे। लेकिन जैसे ही नेहरू रिपोर्ट में उनकी बातें नहीं मानी, वो अपने जो फंडामेंटलिस्ट थे मुस्लिम लीग, उनके पास चले गए। और उसके बाद उन्होंने फिर 14 पॉइंट डिमांड रखी, 14 पॉइंट डिमांड रखी। और ये सारी डिमांड इरेशनल थी, इनको मानना पॉसिबल ही नहीं था। और यहां से पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग बिल्कुल अलग ही राह पे चले गए, और इसके बाद तो कभी कॉपरेशन हुआ ही नहीं। यहाँ पे फिर भी कॉपरेशन हुआ था, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट को क्रिटिसाइज तो किया, बट इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये बोला कि ठीक है, हम अंग्रेजों को 1 साल का टाइम दे रहे हैं गवर्नमेंट को कि आप इसको इंप्लीमेंट कर दीजिए, इसको तो इंप्लीमेंट करो। और अगर आप इसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर हम बड़ा मूवमेंट करेंगे। अब ठीक है, 1928 के लास्ट में ये आई थी। और कांग्रेस का सेशन, ये याद रखना, कांग्रेस का सेशन हमेशा ईयर के लास्ट में होता था। तो 1928 के नवंबर में आई गेस रिपोर्ट आई थी, दिसंबर में 1928 में सेशन हुआ। तो कांग्रेस ने 1 साल का टाइम दे दिया गवर्नमेंट को। अब 1929 आ जाता है, और उसमें गवर्नमेंट ने इन लोगों की बात नहीं मानी। 1929 आ जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात नहीं मानी। कांग्रेस ने 1 साल का टाइम दिया था, वो पूरा हो गया। वॉइस रॉय ने बिल्कुल मना कर दिया कि आपकी बात नहीं मानेंगी। और यहाँ पे 1929 का जो कांग्रेस का सेशन होता है वो होता है लाहौर सेशन। लाहौर सेशन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट सेशन। सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? यस हेलो, सर। यस सर। तो लाहौर सेशन था, लाहौर सेशन 1929 में, और सबसे इंपॉर्टेंट सेशन था। पहला तो यहाँ पे इन्होंने यूथ को लीडरशिप दे दी और जवाहरलाल नेहरू को यहाँ पे प्रेसिडेंट बना दिया। दूसरा, इन्होंने बोला अब हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब से पहले कभी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं की थी, लेकिन यहाँ पे दे आर टॉकिंग अबाउट कि अब तो हमें पूरी आजादी चाहिए, बिना पूरी आजादी के अब किसी और दूसरी चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तीसरा, इन्होंने फिर क्या किया, अभी दिसंबर के लास्ट में सेशन था, तो 26 जनवरी 1930 को इन्होंने फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। और यहाँ पे रावी नदी के बैंक पे जाके इन्होंने ट्राई कलर होस्ट किया। डेफिनेटली उसमें ये जो 3 कलर थे ये नहीं थे, 1-2 कलर चेंज था, आई गेस येलो था। वो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी ध्यान रखना। तो ये उस टाइम पे था, लाहौर सेशन था। और कांग्रेस ने ऑथोराइज कर दिया, आईएनसी ने ऑथोराइज करा, लीडरशिप दी गांधी को कि अब वो एक मूवमेंट लॉन्च कर सकते हैं, कैन लॉन्च अ मूवमेंट। तो गांधी जी को ऑथराइज करके उन्होंने लीडर बना दिया। और यहाँ पे अब हमारा देश दूसरे मूवमेंट को देखने जा रहा था, और वो मूवमेंट था आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अभी तक कुछ पूछना है? सर वो लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाला पॉइंट अब एक बार बताओ, वो कौन से ईयर में था? सी, इंडिया में जब हमें आजादी मिली, तो हमारे सामने मेन चैलेंज यही था कि बहुत सारी रीजनल एस्पिरेशन थी। आप स्टेट्स को डिवाइड कर रहे हो, लेकिन किस बेसिस पे स्टेट बनाओगे? ओके। ज्योग्राफी कंसिडरेशन लोगे, इकोनॉमिक वायबिलिटी लोगे, या नेचुरल बाउंड्रीज लोगे, या लैंग्वेज लोगे? तो हमने इनिशियली जो आजादी के टाइम पे रीऑर्गेनाइजेशन किया था स्टेट को, तो इनिशियली वो लिंग्विस्टिक के बेसिस पे था।
समझ में आया? यस सर। तो यस सर। यस सर। स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करोगी, जैसे यूपी है अभी, आज भी देखिए यूपी का साइज कितना है। हम कैसे अच्छी गवर्नेंस देने की बात कर रहे हैं, जहां पे आप 22 करोड़ लोगों को, कोई पूरी कंट्री का साइज है, उसको आप इतने बड़े लेवल पे आप रूल कर रहे हो, तो डेफिनेटली यूपी में से 3-4 स्टेट बननी चाहिए, लेकिन उसका बेसिस क्या हो? तो आजादी के टाइम पे जो पहला रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, फर्स्ट वेव थी, वहां पे जो बेसिस था वो लैंग्वेज था। जैसे आपका गुजरात हो गया फ्रॉम महाराष्ट्र, हरियाणा हो गया फ्रॉम पंजाब, और आपका सदर्न इंडिया में हो गया, तो वो लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन किया था। इवन कुछ लोग ये बोल रहे थे कि आप लैंग्वेज के बेसिस पे अगर एक स्टेट बना दोगे तो आप सेपरेटिज्म को प्रमोट कर रहे हो। और इवन सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी ने तो पहले रिजेक्ट ही कर दिया था, बट आंध्रा के एक लीडर थे, वो सब पट्टी पास श्रीराम में बैठ गए और उनकी डेथ हो गई। पट्टी श्रीराम यस, तो बाद में जाके फिर इन्होंने माना। उस टाइम पे सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल थी, तो ये था वो। कभी आई थिंक अगेन पढ़ेंगे कभी ये डिस्कशन में। तो चले आगे। यस सर। यस सर। ओके, 41 है। मैं 5 मिनट में खत्म करने की कोशिश करूंगा इसे, देखता हूँ कर पाता हूँ या नहीं। सो अब क्या हुआ, देखो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, बहुत अच्छे से बताने वाली, तो बट जल्दी बतानी पड़ रही है। तो गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सॉरी, सिविल डिसोबीडियंस। यस, 1930 में गांधी जी ने को मूवमेंट लॉन्च करना था। बट मूवमेंट ऐसे ही नहीं है, मूवमेंट ऐसे ही लॉन्च नहीं होता है, एक माहौल बनाना पड़ता है। ये नहीं कि कल से मैं मूवमेंट करने जा रहा हूँ, सुबह सुबह आप डाल दें पोस्ट कि आज से मेरा मूवमेंट स्टार्ट है। तो गांधी जी ने पहले ब्रिटिशर्स को एक 11 पॉइंट डिमांड भेजी। या देख लो या चलो ये मैं आपको कल ही करा दूंगा, ये आपका 20-25 मिनट का बच रहा है एट मैक्स, तो ये सारा कल मॉडर्न हिस्ट्री खत्म ही हो जाएगी। ठीक है, यस सर। यस या भी सुनना है? ठीक है, कोई बाकी बात अब नहीं, आप 2-3 बोल 5 मिनट सकते का हैं। टाइम आप पूछना चाहते हो तो बताइए, अगर आपको कुछ पूछना है, बच्चों को कुछ डाउट है। बताइए बच्चों, अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ डाउट है आपके, तो डाउट में ले सकता हूँ। सब कुछ क्लियर है? यस सर। ठीक है, आप सभी लोग एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं? यस सर। यस। एमसीक्यूज आपको कितने एमसीक्यूज? Why Nehru was chosen the leader, not Gandhi? See, इंडियन नेशनल कांग्रेस में यूथ को रिप्रेजेंटेशन देनी थी ना, यूथ ने अच्छा काम किया था। 1929 का जवाहरलाल नेहरू को क्यों प्रेसिडेंट बनाया गया? क्योंकि इन्होंने, यूथ ने अपना मेटल प्रूव किया था, जो साइमन कमीशन के अगेंस्ट कैंपेन चली थी, और आपको अब एक मूवमेंट लॉन्च कराना था गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो इन्होंने गांधी जी को, सॉरी नेहरू जी को इन्होंने लीडरशिप दी थी। तो सी, ये लीडरशिप कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप की थी, और उस टाइम पे गांधी जी कांग्रेस से बड़े हो गए थे खुद ही। तो गांधी जी के लिए वो प्रेसिडेंटशिप की पोस्ट लेना वो कुछ बड़ी बात नहीं थी। तो इवन गांधी जी की ही सपोर्ट से जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री भी बने, एंड इवन यहाँ पे भी गांधी जी की सपोर्ट थी, क्योंकि आइडियोलॉजिकली थोड़ा गांधी जी फेवर करते थे नेहरू जी। तो गांधी जी, और मतलब वो खुद भी तो नहीं बनना चाहते ना, बहुत बार उनको अगर बोला भी जाता था तो। ये प्रेजेंट नहीं, गांधी जी नहीं बनना चाहते थे। गांधी जी, मैं बोल तो रहा हूँ, गांधी जी खुद कांग्रेस। एग्जैक्टली, मतलब खुद ही नहीं, वो खुद भी तो नहीं करना चाहते थे ना सर। बिल्कुल, अदरवाइज उन्होंने पूरा, ये जो पूरे आंदोलन की जितनी भी लड़ाई थी आजादी की, गांधी जी इकलौते ऐसे लीडर थे जो सारे मास को साथ लेके आए थे। पार्टी तो उस टाइम पे एक, मानिए गांधी जी की पर्सनैलिटी से तो छोटी थी, अब बाद में आके फिर पार्टी का जैसे एक स्ट्रक्चर मजबूत होता गया, कैडर मजबूत होता गया, तो बाद में जाके गांधी जी और पार्टी के बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट हुए आजादी के टाइम। गांधी जी नहीं चाहते थे कि पार्टीशन हो, बट कांग्रेस ने फैसला लिया। यस तो वो एक क्वेश्चन होता है ना कि कौन से मूवमेंट में विमेन ने पार्टिसिपेट किया फर्स्ट टाइम, ऐसा कुछ करके कुछ एमसीक्यू।
ऐसा वो नहीं है। क्वेश्चन ये, हाँ, फर्स्ट टाइम तो ऐसा कोई स्पेसिफिक मूवमेंट ही नहीं है कि पहली महिला है पहले उसमें, बट ये था कि सबसे ज्यादा पार्टीशन किसमें था, तो गांधी जी के आने के बाद था, और वो इसी में था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वुमेन का Okay. पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा था। ओके ओके क्योंकि सी गांधी जी ने यहाँ पे बड़ा अच्छा करा। गांधी जी ने यहाँ पे, अब सारी कहानी कल बताऊंगा, आदि आज ही हो जाएगी। गांधी जी ने 11 पॉइंट डिमांड दी, और उसमें सॉल्ट को उन्होंने बोला कि इस पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट कोई भी व्यक्ति कलेक्ट नहीं कर सकता है। क्या होता है, जो आपकी कोस्टल एरिया की सैंड होती है वही सॉल्ट बन जाती है। तो पहले कोई भी व्यक्ति ऐसे ले सकता था, लेकिन अंग्रेजों ने वो बैन कर दिया, सिर्फ कॉमर्शियल पर्पस के लिए लिया जाएगा। अब गांधी जी को एक बात समझ में आई कि सी, आज भी अगर आप एक आंदोलन लॉन्च करना चाहते हो तो आप ही चलो बताइए, अगर आप आज एक कोई भी मूवमेंट लॉन्च करना चाहते हो, दो, हाँ, एक तो मुद्दा मैटर करता है, एक पर्सनैलिटी शॉर्ट टर्म में भीड़ इकट्ठा कर लेगी, लेकिन अगर आपका मुद्दा स्ट्रांग नहीं है तो वो चल नहीं पाएगा। लेकिन अगर मुद्दा स्ट्रांग है तो इवन कोई पर्सनैलिटी भी नहीं है तो भी वो चलेगा। फार्मर का आप मुद्दा देखिए, तो आप जितना मुद्दा ऐसा होगा, जितने ज्यादा लोगों को अफेक्ट करेगा उतना ज्यादा वो मूवमेंट स्ट्रांग होगा। तो गांधी जी ने सॉल्ट का टैक्स लगने से, आप कलेक्ट नहीं कर सकते हो, तो सब लोगों को सॉल्ट महंगा खरीदना पड़ रहा था। प्लस इंडिया की जो वो है एक सोशल कंडीशन है, और एक जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है वो ये है कि वो आप अंग्रेजों का नमक खा रहे हो, तो वो भी इंडिया की साइकी के अगेंस्ट था। गांधी जी ने वो भी यूज किया। तो गांधी जी ने डेलिबरेटली सॉल्ट लेके आए कि सॉल्ट पे आप टैक्स नहीं लगाओगे, क्योंकि ये एक ऐसी अपील थी कि सारे लोग बोलते कि गांधी जी सही बात बोल रहे हैं। ठीक है, सी इंडिया में भी आज भी बहुत सारी ऐसी मेजोरिटीज हैं। आप अगर देखिए, फार्मर के अगेंस्ट इंडिया में आप कुछ भी बोल के वोट नहीं जीत सकते, एससी के अगेंस्ट कुछ भी बोल के वोट नहीं जीत सकते, एसटी के अगेंस्ट कुछ भी बोल के आप वोट नहीं जीत सकते, और स्टूडेंट्स हो गए। तो ये सारी इंडिया की मेजोरिटीज है। इनका कोई भी मुद्दा होगा तो वो पूरे देश में फैलेगा ही फैलेगा। हाँ, इंडिया में आज भी आप देखिए कि वाटर पॉल्यूशन को लेके कोई मास मूवमेंट नहीं होता, होना चाहिए। एयर पॉल्यूशन को लेके कोई मास मूवमेंट नहीं होता, पॉपुलेशन राइज को लेके कोई मास मूवमेंट नहीं हो रहा है। कैन यू इमेजिन हाउ स्टूपिड वी आर? हमारी पॉपुलेशन 133 करोड़ होने जा रही है, हो गई है। रिसोर्स हमारे पास है नहीं, वाटर रिसोर्स नहीं है, लैंड रिसोर्स नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं है। आधे जो हमारे न्यू बॉर्न बेबी है उनका अंडरवेट है, वो स्टिल हम प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। अनडेवलप्ड ह्यूमन बॉडीज को हम प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। कोई पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में ही नहीं मुद्दा उठ के दे रहा है। और पॉपुलेशन इंक्रीज ऑल्सो, फिर वुमेन की भी कंडीशन खराब है। फार्मर्स के लिए जितना बड़ा मूवमेंट हुआ है अच्छी बात है, करप्शन के लिए जितना बड़ा मूवमेंट हुआ है अच्छी बात है। उन सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह हम पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, उसके लिए आज तक इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं हुआ। तो पोटेंशियल लीडर्स के लिए अच्छा टॉपिक है, बट वो तब होगा जब हमारे देश में एक अच्छी खासी अपर मिडिल क्लास डेवलप हो जाएगी। क्योंकि विलेज में आप जाके बोलोगे कि ये करो, कोई आपको पीट के भगा देगा। ये बात एजुकेटेड लोग समझ पाएंगे, और मतलब एजुकेटेड नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा, मिडिल क्लास बोलूंगा मैं, तो वो समझ पाएंगे। वो अभी इतनी है नहीं, तो बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ज्ञान काफी हो। एक बच्चे का Thank you, लास्ट ये मैं देख लेता हूँ, उसके बाद फिर ओके, ये क्या था? I always had the doubt like British rule. सी यार, ये बड़ा इसका लंबा आंसर होगा, थोड़े से में आंसर नहीं दे पाऊंगा। ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइटेटिव थे, ये बात मानी, लेकिन स्टिल वो एक्सप्लॉइटेशन भी डेमोक्रेटिकली करते थे। लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर्सेस चाइना की अगर आप देखेंगे, तो अगर ग्लोबल ऑर्डर, जो ग्लोबल पुलिस है आज की डेट में यूएसए है। चाइना भी ट्राई कर रहा है कि वो ग्लोबल पुलिस बने, बट यूएस और चाइना के अप्रोच में फंडामेंटली डिफरेंस है। यूएस अगर आपको इन्फ्लुएंस करता है, वो सॉफ्ट पावर एग्जर्ट करता है। सॉफ्ट पावर की अपनी डिफाइनेशन है। वो आपको मतलब वो गलत काम भी करेगा तो एक बार आपको प्रेशराइज करके, आपके साथ डिबेट करके आपको साथ लेके चलेगा।
चाइना ऐसा नहीं है। आप देखिए कि अफगानिस्तान में जब अटैक करने यूएस गया, अकेला नहीं गया, पूरी नाटो की फोर्स को लेके गया, 33 कंट्रीज को अपने साथ लेके गया। तो ब्रिटिशर्स वो थे। इवन कैन यू इमेजिन कि अगर उस टाइम पे हम अगर जर्मनी की वो होते, कॉलोनी होते, तो हिटलर तो 2 दिन में ही सारे लीडर को उठवा के और उनको गन पॉइंट पे रख के और उनको कहीं और ले जाता, आने ही नहीं देता। तो एक ये भी बात है कि ब्रिटेन ने हमें कॉलोनी बनाया, बट ब्रिटेन का सिस्टम थोड़ा डेमोक्रेटिक था, तो उसने एक्सप्लॉइटेशन किया, लेकिन उसने थोड़ा सा स्पेस भी दिया कि तुम प्रोटेस्ट कर पाओ। समझ रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूँ? तो स्ट्रेटेजिकली मतलब पपेट रूलर और ये सब यूज करके। हाँ, पपेट सी फंडामेंटली मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर जर्मनी उस टाइम पे हम जर्मनी की कॉलोनी होते तो इस देश में कोई मूवमेंट नहीं हो पाता। सारे लीडर्स को एक बार अरेस्ट करके उनको फांसी पे लटका दिया जाता। तो ब्रिटिशर्स लाइक की ब्रिटिशर्स में कैसा बोलूं, जैसे हमारे देश के लिबरल्स हैं, वो आपको पावरलेस मतलब फील नहीं कराते थे। नहीं, वो आपका एक्सप्लॉइटेशन भी कराते हैं ना, तो वो एक्सप्लॉइटेशन भी जस्टिफाई कर देते हैं। यस सर। ठीक है ना? तो मतलब बहुत सारे मैं एग्जांपल दे दूंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोगों को सी जितने भी लोगों को है ना, क्या मैं बोलूं, बच्चों को जैसे ट्रैफिकिंग में ले जाते हैं, तो बच्चों का उनका माइंडसेट ही चेंज कर देते हैं। या और भी थोड़े एग्जांपल है, मैं अभी देना नहीं चाह रहा, तो उन लोगों का माइंड ही बदल देते हैं। तो काइंड ऑफ ऐसा ही गेम था। तो उन्होंने आपका एक्सप्लॉइटेशन किया, रूल किया, लेकिन कुछ डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ किया। यस सर। ठीक है, ये मतलब मैं समझा सकता हूँ, बट 1-2 घंटा लगेगा, लंबी कहानी है। Yes, ठीक sir. है, आज के लिए इतना ही। ऑलमोस्ट 11 बज चुके थैंक यू हैं। सर। Thank you, यस sir. सर। थैंक यू सर। बाय सर। Thank you. अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एंड एक बार बेड पे सोने से पहले रात को जस्ट जितना भी पढ़ा है थोड़ा सा एक रिवाइज कर लीजिए। इससे क्या होगा, ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि जब आप सोते हो तो सबकॉन्शियस माइंड में वो काइंड ऑफ रह जाता है कहीं। तो Yes, sir. एक मॉर्निंग में सुबह उठ के एक बार जस्ट ऐसे ही पेपर बंद करके और ऐसे ही ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, वो बेस्ट वे है मेमोराइज करने का। ठीक है, आपसे मिलते हैं। ये ऑलमोस्ट हिस्ट्री 20 मिनट में खत्म हो जाएगा आगे का तो। और पीडीएफ और जो कांग्रेस के सेशन थे ना, अब तो